Hello friends, welcome again. In this video, we are going to discuss few more questions. Let us start. First question is related to the sovereign gold bond. तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी 2-3 साल पहले, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उससे रिलेटेड है. स्टार्ट करते हैं. सेशन लंबा हो सकता है. These are government securities denominated in grams of gold. These are government securities denominated in grams of gold. This is correct. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये स्कीम लाई गई थी क्योंकि हमारा जो फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड हम सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया आफ्टर चाइना. सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया चाइना के बाद में. तो इसके कारण हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा. तो वो हमारा कैपिटल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में चला जाता है. तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड स्कीम लाई गई थी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. इसके अंदर क्या है, ये बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट. जैसे कि आप इसमें कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे जिसमें आपको मान लेते हैं 100 रुपये का गोल्ड खरीदना है. तो उसमें क्या है, आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो वैसे ही आपको एक इसमें बॉन्ड खरीदोगे और जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो गोल्ड की वैल्यू के बराबर होगी. ठीक है, तो ये पेपर में होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा. ठीक है, बॉन्ड. तो इसका जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो मार्केट के प्राइस पे, मार्केट में जितना गोल्ड का प्राइस होगा उसी के अनुसार इसका प्राइस वेरी करेगा. सो ये 100 रुपये का फिजिकल गोल्ड और 100 रुपये की जो आप सिक्योरिटीज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे वो दोनों सेम होगा, उनका प्राइस सेम होता है. इस पर क्या है फ़ायदा, क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है. और जब इसको रिडेम्पशन करते हैं, रिडीम करते हैं, तो इस पर क्या है, मार्केट वैल्यू का जो उस टाइम पे मान लेते ये पहले अप्रैल में ख़रीदा गया था, अप्रैल 2022 में ख़रीदा गया था. तो मेरे को उसको वापस करना है कब, जून में करना है या जुलाई में करना है, जून में करना है. तो मेरे को जो प्राइस मिलेगा वो जून में गोल्ड का प्राइस है ना मार्केट में, वो प्राइस मेरे को इस पर मिलेगा. ठीक, तो इसमें क्या है फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें एक्चुअल गोल्ड खरीदना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जैसे नकली गोल्ड मिलता है कभी तो उसको स्टोर करने की भी प्रॉब्लम आती है. गोल्ड को कहाँ पे रखेंगे, बहुत सारा गोल्ड होता है. तो इसमें क्या है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से लेके हम एक पर्सन है वो 4 kg तक इन्वेस्ट कर सकता है इन ए फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बंदा 1 ग्राम से लेके 4 kg तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. तो ये इशू कौन करता है, ये आरबीआई इशू करते हैं. तो दीज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय RBI on the behalf of Government of India. This is also correct. Investors will receive fixed rate of interest. This is also correct. हमने अभी देखा है ना. ठीक है, थर्ड कहता है कि if the market price of the gold declines, तो मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टर्स विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कैपिटल लॉस. क्या ऐसा होगा, नहीं. यदि मार्केट प्राइस इनिशियली 100 रुपये का खरीदा था, वो 4 महीने बाद कितने का हो जाए, 90 रुपये का गोल्ड हो जाएगा, तो उसको 90 रुपये का जो मार्केट वैल्यू होगी रिडीम करेगा, तो मार्केट की जो वैल्यू होगी वही मिलेगी. तो ये गलत है. इसका आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, तो सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है सी. अब ये देख लेते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ द गोल्ड, जैसे कि हमने देखा है उनको. तो इन्वेस्टर्स विल पे द इशू प्राइस इन केस में पे करेगा एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड ऑन केस ऑन मेच्योरिटी पे उनको रिडीम किया जाएगा. इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए की थी एंड कैन बी यूज एज ए कोलेटर फॉर लोन्स. इस पर लोन लिया जा सकता है, कोलेटर की तरह यूज किया जा सकता है. एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली रेजिडेंट इंडियन एंटिटी होगी वो इसके लिए एलिजिबल होगी. इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सारे कर सकते हैं. ट्रस्ट भी कर सकते हैं, टेम्पल वाले ट्रस्ट होते हैं वो भी अपने गोल्ड उसमें लगा सकते हैं. ठीक है, वो खरीदेंगे नहीं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दैन गोल्ड ETF में क्या होता है, इसमें ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है. गोल्ड बेस्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम देख चुके हैं, तो ये गोल्ड पे होगा. इसमें क्या है, फिजिकल गोल्ड कोई खरीद रहा होगा उसके हिसाब से इसको इशू किया जाता है. दीज आर दोज ETFs विच इन्वेस्ट इन द गोल्ड. ठीक है,
कंपनी इशूइंग द गोल्ड ETF इन्वेस्ट इन द मनी इन द फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करती है एंड कन्वर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट यूनिट ऑफ पेपर यूनिट। यहाँ पे कंपनी क्या है, इसमें पहले फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी और फिर इसको कन्वर्ट कराया जाता है पेपर यूनिट्स में। तो यहाँ पे ETF इसको इश्यू किया जाता है और मेरे को पैसे लगाना है तो मैं इस ETF में लगाऊंगा। इन्वेस्टर्स क्या है, रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल है, वो ETF में पैसा लगाएंगे तो उसके लिए, पर ETF बेचेगा कौन, कंपनी बेच रही है, कोई कंपनी बेचेगी तो वो कंपनी क्या है, उसके बैक एंड में क्या कर रही है, गोल्ड भी खरीद रही है, तो वो उतना गोल्ड उसके खरीद के रखती है। सो व्हेन ए पर्सन बाइज 10 यूनिट ऑफ ETF, इट इज अकिन टू बाइंग द 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। दीज ETF कैन बी ब्रॉट ऑन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेचे जा सकते हैं, ठीक है। ओनली सम ETFs आर प्रोवाइड द ऑपरेशन ऑफ रिडेम्पशन, कुछ एक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हमने देख लिया, RBI इशू करती है। दान टाइप्स ऑफ फिजिकल गोल्ड, तो जो सोवरेन गोल्ड है, गोल्ड बॉन्ड इशू RBI करती है, परंतु हम इसको कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं, कमर्शियल बैंक से खरीद सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक से खरीद सकते हैं, एंड पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, BSE से खरीद सकते हैं, NSE से खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड इस पर 2.5% का इस पर सर्टेन इंटरेस्ट मिलता है, ये रेट में भी वेरीड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF विल लीड टू रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ द गोल्ड। तो इसमें इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड का कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, गोल्ड ETF में क्या है, बैकएंड पे उतना ही गोल्ड खरीदा जा रहा है, बैकएंड पे उतना ही गोल्ड खरीदा जा रहा है, जबकि सोवरेन गोल्ड में उतना गोल्ड खरीदा नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF विल लीड टू रिडक्शन इन इम्पोर्ट, ये रॉन्ग है। सोवरेन बॉन्ड में करेंगे तब हम क्या है, इम्पोर्ट कम हो जाएगा उसमें। गोल्ड ETF वैल्यू मूव इन्वर्सली विद द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड। नो, ये डायरेक्टली लिंक्ड है, गोल्ड ETF की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो प्राइस ऑफ द फिजिकल गोल्ड का प्राइस है वो सेम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है इन्वेस्टमेंट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विल रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा था कि उसके कारण क्या है, हम फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट कम कर देंगे तो हमारा क्या है, सोवरेन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम रिडक्शन होगा, ठीक है, डेफिसिट का रिडक्शन होगा जो। दिस इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोल्ड ETF इसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, हमने अभी देख लिया सब कुछ इसके बारे में, ठीक है। सो ये काम कैसे करता है, इसमें फिजिकल गोल्ड सपोर्ट दी गोल्ड एज ए सिक्योरिटी पे बैकएंड में खरीदी जाती है, ठीक है, ये हम सब देख चुके हैं। ऑथराइज पार्टिसिपेंट और मेंबर होते हैं जो गोल्ड ये ETF बेचते हैं। ये जो ETF बेचेगा ना, जो कंपनीज है ETF बेचेगी, वही क्या है, बैकएंड पे क्या कर रही है, गोल्ड उतना ही खरीद रही है जितने का ETF बेची जा रही है। मान ली 100 रुपये का वो हम ETF बेच रहे हैं, तो कंपनी क्या है, वो क्या है, 100 रुपये का गोल्ड खरीदेगी, फिजिकल गोल्ड, ठीक। देन अभी क्या है, सेबी ने गाइडलाइंस दी थी गोल्ड एक्सचेंज बनाने के लिए, तो इंडिया में गोल्ड एक्सचेंज नहीं है उनकी ट्रेडिंग के लिए, तो उसको बनाए गए थे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, गोल्ड एक्सचेंज में यहाँ पे पहले क्या होगा, जो भी ओनर ऑफ गोल्ड होगा वो अपना मनी क्या है, अपने मनी को कन्वर्जन कराएगा एज फिजिकल गोल्ड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कराएगा, गोल्ड को वो इलेक्ट्रॉनिक EGR में कन्वर्ट कराएगा। फिर EGR क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रेड की जाएगी, इन गोल्ड एक्सचेंजेस पे ट्रेड की जाएगी, ठीक है। तो गोल्ड का जो ओनर होगा वो अपने गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट में कन्वर्ट करा लेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट होगी, ठीक है, जिसमें मेंशन करेगी कितना गोल्ड है, तो फिर इसको ट्रेड किया जाएगा गोल्ड एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विल बी डन, तो कन्वर्जन ऑफ दिस रिसिप्ट इनटू द फिजिकल। तो थर्ड ट्रांचे में क्या हो सकता है, इसको वापस बाद में जो खरीदने वाला होगा ना, जो खरीदेगा तो वो इसको कन्वर्ट करा सकता है, इसको जब ये रिसिप्ट बेच जाएगी, ठीक है, तो उसको जो कोई खरीदेगा ना, तो वो उसको बाद में कन्वर्ट भी करा सकता है फिजिकल गोल्ड में। तो ये स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अडॉप्टिंग स्टेबल पॉलिसीज टू रिड्यूसिंग दी, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इनमें से कौन सा कैड को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अडॉप्टिंग स्टेबल पॉलिसीज टू अट्रैक्ट द FDI, जितना ज़्यादा FDI कंट्री के अंदर आएगा तो उतना ही क्या है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ IT सेक्टर्स, तो जितना हम पैसा कमाएंगे वो हमारा जो सर्विस में जाएगा उसमें, दिस इज करेक्ट अगेन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इनविजिबल सर्विसेज वाले ट्रेड में है, जिसमें हमारी अर्निंग होगी तो वो सरप्लस में जाएगा। देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कम करेगी, ये तो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B1 और 2 ओनली। इसका आंसर क्या है, 1 and 2 ओनली, A फॉर आगरा। 1 and 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर है A फॉर आगरा। तो क्या है, व्हेन FDI और FPI इन्वेस्टमेंट कम्स इन कंट्री इट हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज होंगे तो ये भी क्या है, हमारा करंट अकाउंट में डिफिसिट कम होगा। व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंट्री देन वन ऑफ द मेजर टारगेट इज एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री सिक्योरिटी विल इंपैक्ट द कैपिटल अकाउंट, अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो इट इज, ये रिकॉर्ड होता है कंट्री का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको रिकॉर्ड करता है, ट्रांजेक्शन्स को, कंट्री के रेजिडेंट्स या फिर सिटीजन्स के ट्रांजेक्शन को फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे इंडिया के नागरिकों का लेन देन US के साथ होता है, या इसी तरह से सारे देशों के साथ जो हो रहा है, तो उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ईयर, ठीक है। तो इनफ्लोज इसमें पॉजिटिव होते हैं, आउटफ्लो नेगेटिव आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या करता है, करंट अकाउंट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, दैट जितना एक्सपोर्ट कितना करें, एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बराबर होता है, ठीक है। एंड इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। सेकंड होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या इंक्लूड करते हैं, सर्विस है, इनकम है, डिवाइडेंड है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ट्रांसफर पेमेंट है, वो इसमें इंक्लूड करते हैं। रेमिटेंसेस, डोनेशन, गिफ्ट। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, जिसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती है बाद में, यानी कि सीधा वो फ्री में मिल रही है। देन कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, FDI आता है कैपिटल अकाउंट में, FPI आता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आती है, लोन आती है। तो कैपिटल अकाउंट में वो आता है जिसमें हमारी लायबिलिटी होगी, तो जिसको हमें बाद में पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसकी लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो FDI, FPI, ECB लोन्स ले रहे हैं हम, तो यानी कि ये सब हमारी लायबिलिटी है, तो ये इसमें आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी, ठीक है। अभी जो क्या है, 17 साल बाद हमारा जो करंट अकाउंट में सरप्लस हुआ था, जनरली हमारा करंट अकाउंट क्या है, जो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं जिसके कारण वो क्या है, नेगेटिव में ही रहता है। तो अभी 17 साल बाद ये पॉजिटिव में रहा था, ये न्यूज़ थी, ठीक है। और 2017-18 के अंदर नेट बैलेंस ऑफ पॉवर्टी 2018-19 के अंदर क्या है, वो नेगेटिव चला गया था, उसके बाद में ये पॉजिटिव है, ठीक है। दान इसमें आप इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है दैट हैज़ बीन नेगेटिव सिंस 1991 रिफॉर्म्स के बाद में ही नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग में हमने देखा था, इट इज शैडो बैंकिंग का टाइप क्या था, NBFCs। जो NBFCs के लिए ट्रू है वही शैडो बैंकिंग के लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है दे बाय एंड लार्ज रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट। यस, दिस इज करेक्ट। तो हमने देखा था NBFC बाय एंड लार्ज दे रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। देयर एक्टिविटीज आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। तो हमने देखा था कि NBFCs के रेगुलेटरी निधि फंड है वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होती हैं, दिस इज रॉन्ग। These are mostly नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, these are mostly नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, शैडो बैंकिंग वाले NBFCs ही हैं। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो D फॉर दिल्ली इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैडो बैंकिंग आर लेस ऑपरेटिंग के साथ करते हैं, बाकी NBFC हम लेस लेक्चर में पढ़ चुके हैं सब कुछ। दैन इनहांस्ड ईज किससे रिलेटेड है, ये बताना है। इनहांस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इज लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे रिलेटेड है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म से, पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म से रिलेटेड है। RBI लेके आया है, ठीक है। इज 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। ये सा क्वेश्चन है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म से रिलेटेड है। देन द गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक का, हैज इंटीग्रेटेड विद, जो गवर्नमेंट का रिकैपिटलाइजेशन प्लान है उसके अंदर, रिकैपिटलाइजेशन प्लान के अंदर क्या करती है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से एक बॉन्ड इशू करवाती है, उस बॉन्ड को खरीदती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड एक बॉन्ड इशू करेगा, तो उस गवर्नमेंट इसको खरीदेगी तो इसको पैसा दे रही है, ठीक है, पैसा दे रही है। फिर वही पैसा गवर्नमेंट क्या है, उसके अंदर शेयर्स में लगा देती है एज ए ओनर बन के, वो पैसा गवर्नमेंट PSBs में लगा देती है। इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ईज के 6 पिलर्स हैं, कौन कौन से हैं, 6 के पिलर, ईज के 6 पिलर हैं। RCC UPI, ठीक है। इसको 6 पिलर में बोल रहा हूँ, RCC UPI, ठीक है। R क्या हो गया यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग R, C फॉर क्रेडिट, C फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग R, C फॉर क्रेडिट, C फॉर then it is C for credit customer responsiveness, then U for उद्यमी मित्रा, P for personal, and I for that is inclusion, financial inclusion,
तो ये सारे 6 फैक्टर हैं, इसके आप याद रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन क्या होता है, जिसमें हम कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद में कोई अथॉरिटी होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अथॉरिटी होती है। तो अभी आरबीआई लेके आया था इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम थी। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, बेसिकली ये पहले 3 स्कीम आती थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, जो 1995 में लाई गई थी। उसके बाद में एक ओम्बड्समैन स्कीम थी एनबीएफसी के अलग से, वो 2018 में लाई गई थी। दैन ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के एक्ट के अंदर लाई गई थी 2019 के अंदर, ठीक है। ये जो बैंकिंग वाली थी वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती थी, ये वाली जो थी ओम्बड्समैन एनबीएफसी वाली तो वो आरबीआई एक्ट के अंदर आती थी, और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर आती थी, ठीक है। तो इसके अंदर किसी में भी इनमें फी पे करने की जरूरत नहीं थी। अभी इन तीनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, एक नई स्कीम का नाम दिया गया है जिसको नाम बोला गया है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो इन तीनों ही सेक्टर को क्या है एड्रेस करेगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इट इज एप्लीकेबल टू बैंक एंड एनबीएफसी बोथ, तो इट इज एप्लीकेबल, हमने अभी देखा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो आरबीआई विल अपॉइंट द ओम्बड्समैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट ए टाइम। ये अपॉइंट करेगी क्या आरबीआई? आरबीआई विल अपॉइंट ओम्बड्समैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट ए टाइम। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, यहाँ पे 3 ईयर है, 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट करती है। देयर इज अ लिमिट टू डिस्प्यूट वैल्यू दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन। क्या यहाँ पे कितने का जो डिस्प्यूट होगा, ओम्बड्समैन क्या होता है, यदि कोई मेरे को बैंक में मतलब बैंक अकाउंट में मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ वो बैंक दिखा नहीं रहा है, ठीक है, तो मान ले 1000 रुपये की बैंक में जमा कराया मैंने और बैंक कुछ दिखा नहीं रहा है मेरे को, ठीक है, वो बैंक में मान लेते हैं ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर किया वो भी नहीं आ रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन कर तो दिया, वो ट्रांजेक्शन मेरा फेल हो गया है, बाद में नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मेरी कंप्लेंट करनी होगी, तो वो इसमें किस में कर सकता हूँ, मैं ओम्बड्समैन को कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो बोल रहा है कि ये जो लिमिट है ये डेटा की वो कितनी होगी या नहीं होगी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसमें देयर इज नो लिमिट ऑन दिस, ओम्बड्समैन पे कोई लिमिट नहीं है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 ओनली, ए फॉर आगरा, ठीक है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में लाई गई थी, इन सबको मर्ज कर दिया गया है एक स्कीम के अंदर। दैन तो कॉस्ट फ्री होगा इसके अंदर, ये फ्री होगी टोटल, एंड इफ नॉट रिजॉल्व, इसमें रिजॉल्व नहीं होगी 30 दिन के अंदर, 30 डेज में इसमें टाइम दिया गया है, नॉट रिजॉल्व होगी तो कस्टमर्स कैन अप्रोच, ठीक है, टू, इसमें भी वो दिया गया है, अपलेट मैकेनिज्म भी दिया गया है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, डिस्प्यूट कितना भी लिमिट, नो लिमिट, डिस्प्यूट्स की कोई लिमिट नहीं है जो इसमें एड्रेस कर पाएगा ये दान, ठीक है। तो अनदर फीचर देखते हैं, नो लॉन्गर कंप्लेंट करने की, कंप्लेंट को आइडेंटिफाई नहीं करनी पड़ेगी कौन सी स्कीम के अंदर वो जा रहा है। तो यदि डिफिशिएंसी इन सर्विस है, वन ऑफ द फाइल डिफिशिएंसी इन सर्विस इज वन ऑफ द ग्राउंड जिस पे ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, एंड ये बेस्ड है वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम पे बेस्ड है। इसमें एक पोर्टल बनाया गया है, 1 ईमेल एंड 1 एड्रेस दिया गया है जिसमें कस्टमर क्या है अपनी कंप्लेंट दे सकता है। वहाँ पे एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पे आरबीआई चंडीगढ़, आरबीआई की चंडीगढ़ ऑफिस में एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ दी कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आरबीआई का, उसको क्या है एपलेट अथॉरिटी बनाया गया है। तो अब जो ओम्बड्समैन ऑफिसर होगा उसके ऊपर भी एपलेट अथॉरिटी की बात की थी मैंने, तो वो क्या है, यदि कितने दिन में देखा था 30 डेज में कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता है ओम्बड्समैन, तो वो किसके पास जाएगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंचार्ज है कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन का है उसके पास जाएगी, वो क्या है एपलेट मैकेनिज्म का काम करेगी, ठीक है। ओम्बड्समैन कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई अपॉइंट करता है, ठीक है, एंड 3 साल के लिए अपॉइंट करता है, 3 ईयर के लिए, और इसमें से कंप्लेंट हम फिजिकली भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कंप्लेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हो गए, कंप्लेंट 30 डेज में ना रिजॉल्व हो तो हम एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। दैन डेफिशिएंसी इन सर्विस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम पे काम करेगी, इसके अंदर सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया आरबीआई चंडीगढ़ के अंदर। दैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंचार्ज होता है आरबीआई का कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का, वो इसका एपलेट अथॉरिटी बनाया गया है, एंड आरबीआई उसके लिए ओम्बड्समैन अपॉइंट करेगी 3 साल के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग है वो केसीसी के रिगार्डिंग है। केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इजी एंड चीप मनी टू द फार्मिंग सेक्टर, इसको लाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। दिस इज करेक्ट है, इसमें के अंदर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी दिया जाता है, दिस इज करेक्ट। इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स हाउस होल्ड।
केसीसी के अंदर कंजम्पशन एंड नॉन कंजम्पशन दोनों ही प्रोवाइड किया जाता है, कंजम्पशन प्लस नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अगेन करेक्ट। तो इट इज अवेलेबल टू द ओनर, कल्टिवेटर, टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर, ये सबको अवेलेबल होती है। दिस इज अगेन करेक्ट। तो तीनों ही करेक्ट है यहाँ पे। तो इट इज अवेलेबल टू द ओनर, कल्टिवेटर, टेनेंट फार्मर एंड शेयर क्रॉपर, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। सो केसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू सपोर्ट द फार्मर। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ठीक है। एंड ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है, वो सब इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर जो है प्रीमियम है वो कौन बेयर करेगा? प्रीमियम बैंक और बरोबर दोनों बेयर करते हैं। बैंक 2:1 में इसको प्रीमियम देना पड़ेगा ना केसीसी के लिए। कुछ तो स्कीम के लिए जो इंश्योरेंस का होता है, इसमें इंश्योरेंस कवर दी जाती है। यदि इसके अंदर पहले देखते हैं, इसके अंदर एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है किसान को, इसमें लोन दिया जाता है, लोन। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ केसीसी का कार्ड के अंदर इसमें लोन दिया जाता है, और उसके लोन पे के साथ साथ उसको डेथ प्रीमियम परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उस पर एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बैंक और बरोबर 2:1 में भरते हैं, ठीक है। और इसमें एक एटीएम दिया जाता है किसानों को जिससे वो पैसे निकाल सके। वो एटीएम कौन सा होगा? रुपे कार्ड होगा। इसमें फार्मिंग नीड्स और नॉन फार्मिंग नीड्स दोनों कवर किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, दैन द प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स एंड फार्म एसेट्स, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर, हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है एक फार्मर्स की, वो भी कंजम्पशन जो खर्चा है उनका खाना पानी का है वो भी इंक्लूड किया गया है। एंड केसीसी इज अवेलेबल एट ऑल इंडियन बैंक। तो ये सारे बैंकिंग सारे बैंक्स पे अवेलेबल है। एनबीएफसीज को लिए अवेलेबल नहीं है। एनबीएफसीज आर नॉट इंक्लूडेड इन केएफसीज। एंड रीजनल रूरल बैंक तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूडेड है, सारे इंडियन बैंक्स इसमें इंक्लूडेड है, बैंक्स, ठीक है। तो इसमें जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है कितने का लोन दिया जाता है केसीसी के अंदर? कोलेटरल फ्री लोन अप टू 1.6 लाख रुपीज दिया जाता है, अप टू 1.6 लाख रुपीज पर फार्मर को दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं होती है। कोलेटरल फ्री लोन ऑफ 1.6 लाख रुपए दिया जाता है। इट इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर ये अवेलेबल होता है, ठीक है। दैन सिंस द लोन ऑफ द केसीसी, तो इसमें जो इफेक्टिव रेट होता है वो 4% पे पड़ता है इसको। 4% पर फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 4% पर एनम। 3% का उसका 7% होता है, तो जिसमें से 3% गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन कर देती है, तो बाकी इसको देना पड़ता है, तो वो 4% नेट देना पड़ता है। तो ठीक है, ये सारा इससे रिलेटेड है केसीसी से। नेक्स्ट, ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोनों ही दे देती है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देन द प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन दिया जाता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट हमने देख लिया। वर्किंग कैपिटल लोन भी दिया जाता है इसके अंदर। डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री सबको लोन दिया जाता है। अलाइड एक्टिविटीज है वो भी इंक्लूड की गई हैं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी लाइक पंप सेट, स्प्रे सेट, डेयरी फार्मर्स, ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। और हमने ये देखा कि इंडिविजुअल, ज्वाइंट फार्मर, ओरल लीज, टीनेट फार्मर, शेयर क्रॉपर सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इवन ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप ऑफ द फार्मर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट इन्वॉल्वड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। हमने देखा था रूरल आरआरबी इंक्लूड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट एनबीएफसीज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो गया। विच कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज द हाईएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट कौन सबसे ज्यादा देता है? वो देते हैं कमर्शियल बैंक, देते हैं सबसे ज्यादा, लगभग 80% ऑफ द लोन्स इज गिवन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, बेल इन क्या होता है? कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेल इन। बेल इन जब कोई कंपनीज जाती है, कंपनी पे कोई संकट में आ जाती है, कंपनी पे कोई संकट आ गया, फाइनेंशियल संकट आ गया, या फिर उसके एनपीए ज्यादा हो गई, तब उसमें बेल इन क्या होता है? उसके शेयर होल्डर इसको बेल इन करते हैं। शेयर होल्डर ही पैसे देके उसको बेल इन कराते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे परिवार में कभी कोई संकट आ जाए तो हमारे घर वाले ही मेंबर देते हैं, मेरे को मेरा भाई पैसे दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? बेल इन हो जाएगा। ठीक है, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो। जबकि मेरे को किसी से लोन लेना पड़े, जो मेरे चाचा ताऊ से पैसे मिलते हैं, वो क्या होता है? बेल आउट मिल जाता है। ठीक है, बेल आउट में क्या है? गवर्नमेंट पैसे देती है, पैसे देकर निकालती है। तो इट इज रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय टैक्स पेयर मनी, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसमें क्या है? गवर्नमेंट हो जाएगी तब उसको बेल आउट बोलते हैं। ठीक है, देन रेस्क्यू ऑफ कॉर्पोरेट बाय द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। ठीक है, रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द ऑल इट्स डिपॉजिटर और क्रेडिटर ही करते हैं। दिस इज करेक्ट। इसको जो शेयर होल्डर है वो करते हैं, डिपॉजिटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। बेल इन इज, ये हमने देख लिया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लेके आया गया है, आरबीआई लेके आई थी। एंड सिंस एनपीएस बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। ठीक है, वन ऑफ द स्टेप्स।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ सुपरवाइजरी टूल फॉर आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि मार्केट डिसिप्लिन, लोन सही कैटेगरी से दे, सही लोगों को लोन दे, तो भगोड़े न भागने जाए लोग पैसे लेके। तो इट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, इट इज अ सुपरवाइजरी टूल ऑफ आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, खुद से। इट अप्लाइज वंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीचेस सर्टेन थ्रेशोल्ड। ये कब अप्लाई किया जाता है पीसीए? तब सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तभी तो उसको लगाया जाता है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड होता है वो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल होता है, एसेट क्वालिटी होता है एंड लेवरेज होता है। इसको आप याद रख सकते हो, एलएसी। जब बैंक एलएसी को क्रॉस कर जाएगा तब वो क्या है, बैंक एलएसी को क्रॉस कर गया तो उस पर क्या है, पीसीए लग जाएगा, पीसीए। तो ये एनबीएफसी के लिए भी एप्लीकेबल है, एनबीएफसी के लिए भी पीसीए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर इज सी फॉर कलकत्ता, बोथ आर करेक्ट है, सी फॉर कलकत्ता। Next question is which of the following action RBI can take once a bank is declared in particular bank is under the PCA। PCA के अंदर आ जाए तो क्या RBI कौन से एक्शन ले सकता है? PCA के अंदर हमने देखा था कि इस पे LAC पे लग जाएगा, LAC में आ जाए तो उसको PCA लग सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है RBI? प्रॉफिट लैंडिंग, तो इसमें RBI कुछ एक मैंडेटरी एक्शन ले सकता है, दूसरा क्या है, दो तरह से एक्शन ले सकता है, मैंडेटरी है, दूसरा RBI ऑप्शनल होते हैं RBI के लिए। मैंडेटरी में कौन कौन से हैं? जैसे कि कैपिटल को जो किस किस को लोन देना है वो रोक सकता है आरबीआई, दैन फंडिंग या ब्रांच एक्सपेंशन को रोक सकता है, ये सारी बातें रोक सकता है, ठीक है। ऑप्शनल में उसकी मीटिंग्स को रोक सकता है, इसको हम देखते हैं अभी, पहले अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। इट कैन प्रॉफिट लैंडिंग, यस दिस इज करेक्ट। अंडर पीसीए के अंदर ये प्रॉफिट कर सकता है आरबीआई को। सेकेंड, इंक्रीज इन प्रोविजनिंग कर सकता है, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। आरबीआई कैन प्रोवाइड फॉर प्रोविजनिंग इंक्रीज के लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो आरबीआई कैन ब्रिंग न्यू मैनेजमेंट और सुपरसीड द बैंक बोर्ड, ये हमने देखा है कि आरबीआई कर सकता है। पीएसबी के लिए नहीं कर सकता है, कमर्शियल बैंक का कर सकता है सुपरसीड, दिस इज अगेन करेक्ट। पीसीए के अंदर आ गया तब उसको कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्प से। फोर्थ इज बैंक मर्जर, तो उसका जो मर्जर के लिए भी फोर्स करा सकता है पीसीए के अंदर, यस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली का आंसर है, ठीक है। सो पीछे तीन पैरामीटर हमने देख लिया, एलएसी हो गए पीछे के तीन पैरामीटर। तो अर्लियर पीसी वाज एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाउ इट इज एप्लीकेबल टू दी ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल बैंक बट एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप याद रखोगे कि इसके अंदर पीसीए के अंदर कौन कौन से बैंक नहीं आएंगे, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो दिया हुआ है इसमें। दैन RBI can put the restriction on the branch expansion, distributing the dividend, capping the compendium and the fees management of the director, ठीक है। It may increase the provisioning norm by the bank. Further बैंक में भी स्टेप का न्यू मैनेजमेंट उसको लाने के लिए कर सकता है, RBI मर्जर भी करवा सकता है, ये सारे हमने देख लिए थे, RBI PCA के अंदर करवा सकता है, ठीक है। एंड PCA इज आल्सो एप्लीकेबल टू NBFCs, ठीक है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो RBI क्या है, इसमें कुछ एक मैंडेटरी एक्शन ले सकता है, डिस्क्रिशनरी एक्शन ले सकता है। मैंडेटरी एक्शन हमने देखा था जो कि डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेमिटेंसेस वाला है, दैन ब्रांच एक्सपेंशन वाला है, एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अदर देन उसको रोक सकता है, टेक्नोलॉजी अदर देन टेक्नोलॉजी वाला, वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर है उसको भी रोक सकता है आरबीआई बैंक का जो एक्सपेंडिचर होता है। ये जो स्टेप्स होते हैं वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2, 3 इनके आधार पे होते हैं, जैसे जैसे जिसका रिस्क बढ़ता जाता है उस हिसाब से आरबीआई के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। तो डिस्क्रिशनरी में गवर्नेंस रिलेटेड है, कैपिटल रिलेटेड है, क्रेडिट मार्केट है, ये सारा देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो उसमें। नेक्स्ट इज कंसिडर दिस सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो हमने क्या देखा अभी, किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तीनों के लिए, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, पीसीए। और ये जो है पीसीए है, ये काइंड ऑफ पीसीए किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पीसीए है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दिस इज करेक्ट। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF इज एप्लीकेबल टू दिस। तो इट कैन बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ सीरियस गवर्नेंस इश्यूज, जबकि हमने देखा है पीसीए के 3 फैक्टर कौन कौन से? LAC है, ठीक है, इसके लिए क्या है? इट कैन बी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो बैंक के लिए जो पीसी है वही इसके लिए है, उसका नाम चेंज किया गया है, बस सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है।
तो यस, ये लगाया जा सकता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में इसको किया जा सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड फॉर सीरियस गवर्नेंस इश्यूज। सो बहुत सारे पीएमसीज हैं जो कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें घोटाला हुआ था, तब ये लाया गया था इसके लिए। उसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। अभी देखते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव सुपरवाइजेशन फ्रेमवर्क बैंक, तो 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर भी। तो यही एसएफ के लिए लगाने के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को इनिशिएट करने के लिए आरबीआई, इसके भी 3 पैरामीटर है। कौन कौन से? एनपीए लेवल है, दूसरा है 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस, इट इज बेस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस, एंड थर्ड इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये तीनों ब्रीच करेगी, इनका सर्टेन थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये इनका जो आइडेंटिफाई करेगी, ये ब्रीच करेगी तब उसको लाया गया है, इसके अंदर एसएफ में लगा दिया जाएगा। और ये सीरियस गवर्नेंस इश्यूज आ जाए किसी बैंक में, तब भी इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट ऑन द डिविडेंड, हमने देख लिया वही जो इसमें जो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्शन जो आरबीआई लेगा, वो सारे के सारे इसमें लिए जा सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी वर्कड ऑन 3 फैक्टर, एनपीए, 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीएआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ठीक। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जिनका जो नेट एसेट्स हैं, जिनके एसेट मोर देन 2% ऑफ जीडीपी हो, मोर देन 2% ऑफ जीडीपी हो, उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज टू बिग टू फेल। यस, दिस इज करेक्ट। क्या ये सही है? ये सही बात है, इनको टू बिग टू फेल बैंक बोला जाता है, TBTF बैंक, ठीक है। ये इतने बड़े बैंक होते हैं कि इनको गवर्नमेंट फेल होने ही नहीं देगी। फेल हो गए तो इनका बहुत मैक्रो इकोनॉमिक पे बहुत खराब असर पड़ेगा। दे नीड टू मीट द एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, यानी कि जिनका ऐसे 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है, तो उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। दिस इज करेक्ट आल्सो। द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स शुड बी डिक्लेयर्ड एनुअली बाय आरबीआई। दिस इज आल्सो करेक्ट, आरबीआई डिक्लेयर करता है इनकी लिस्ट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लिस्ट ऑफ द डोमेस्टिक, इट इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज रॉन्ग, एज इट इज डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई। तो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। So, all the bank under domestic systematically important bank are subject to the additional capital requirement. ठीक है, तो बैंक whose asset exceed 2% of the GDP are considered this part of this. They are also called as too big to fail. ठीक है, तो गवर्नमेंट इनका रेस्क्यू में आती है जब डिस्ट्रेस में हो, ठीक है। तो ये टू बिग, इनका ये भी माना जा सकता है कि गवर्नमेंट इनको, ये माना जाता है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट ही करेगी। तो इसके कारण क्या है? मोरल हजार्ड भी हो सकता है, जिसके अंदर क्या है कि ये जानबूझ के ऐसा घटिया लोन दे, ज़्यादा डिलीजेंटली काम ना करें, तो भी क्या है, ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। मोरल हजार्ड का इसमें इशू हो सकता है, सिस्टमेटिक रिस्क का हो सकता है कि मान लें कि गवर्नमेंट वाई आएगी, इनको डिक्लेयर कर दिया तो, ठीक है। इन पे इस 2008 के बाद में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में इनको लाया गया था, आरबीआई इनके नाम डिक्लेयर करती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के लिस्ट में कौन नहीं है? आपको बताना है, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। इसमें एक्सिस बैंक है, वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। बाकी 3 हैं, वो इसके अंदर आते हैं, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक एंड एसबीआई, ये तीनों आते हैं। पहले 2 थे, लास्ट ईयर एक और ऐड किया गया था एचडीएफसी, तो 3 हो गए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दैन स्मॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज किया गया था? 1955, ठीक। तो इसको भी, ये प्राइवेट बैंक हुआ था तब, तो उसका भी नाम बदला गया था। दैन हमने क्या देखा था? एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, वो भी क्या है? सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट होती है। तो उसका एसेट कितना होती है? 500 करोड़ से, जिसका जो एसेट है 500 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। तब हम देख चुके हैं कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को भी क्या है? सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज बोला जा सकता है, ठीक है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन किसके लिए लाया गया था? स्केल बेस्ड रेगुलेशन बोला गया था एनबीएफसीज के लिए। दैन हमने क्या देखा है? उत्कर्ष 2022 क्या है, ये आप मेरे को बताओगे। उसके अलावा गार्ड अप्रोच है, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। किसके लिए है? गार्ड अप्रोच वाज फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए फ्रेमवर्क लाया गया है। गार्ड अप्रोच साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, किसके लिए? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है गार्ड। दान, ये सब हम देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये आरबीआई का बनाया गया है, पेमेंट रिगार्डिंग दी, उसका आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। द फंड विल बी मैनेज बाय आरबीआई, तो ये आरबीआई का फंड है, तो आरबीआई इसको मैनेज करती है। ये कितने का है? 500 करोड़ रुपए का फंड है, जिसमें से 250 करोड़ है, 250 करोड़ आरबीआई देगी, और बाकी 250 करोड़ है वो कौन देगा? बैंक्स देंगे। और दूसरा क्या है? बैंक, और उसके अलावा जो कार्ड नेटवर्क है, इसका काम क्या है?
इसके अंदर क्या है, वो लोग हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज है, वो 3rd टायर से लेके 6th टायर तक जो सिटीज़ हैं उनमें प्रमोट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स, क्योंकि वहाँ पे अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज हैं वो कम है। तो ये डिजिटल मशीन्स होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब अटेम्प्ट कीजिए। द फंड विल बी मैनेज्ड बाय आरबीआई, दिस इज करेक्ट, हमने देखा है। ठीक है, द फंड विल रिसीव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है इसमें, दिस इज रॉन्ग। इट विल स्पेसिफिकली प्रमोट पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड बाय द रिटेलर्स, तो हमने ये देखा है पॉइंट ऑफ सेल मशीन को प्रमोट करेगा, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। सो ये 500 करोड़ का है, ये फंड आरबीआई ने बनाया है। ठीक है, तो इट विल बी गवर्न बाय आरबीआई। 500 करोड़ का है, जिसमें से कार्ड इशूइंग बैंक आधे कुछ अमाउंट के देंगे, कुछ एक कार्ड नेटवर्क देंगे। कार्ड नेटवर्क कौन से हैं, जैसे कि मास्टर पे है, वीजा है, जो कि ट्रांजेक्शन को क्या है कंट्रोल अप्रूव करते हैं। ये जो वीजा वगैरह है ट्रांजेक्शन को अप्रूव भी करते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। तो ये टायर 2, 3, टायर 3, 4, 5, 6 के लिए पीओएस मशीन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आरबीआई मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व एज, तो हमने देखा था कि आरबीआई की जो है 4 फंड होते हैं, कैश एंड गोल्ड फंड होता है सबसे बड़ा होता है, दूसरा होता है लायबिलिटी वाला फंड है। तो उसमें आरबीआई की कुछ इनकम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसमें आरबीआई किस में इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करती है क्या, दिस इज करेक्ट। आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को दूसरे बैंक्स में लगाती है, वहां से इनकम कराती है। तो डिपॉजिट विद फॉरेन कमर्शियल बैंक में भी आरबीआई इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल बैंक में भी लगाती है। ठीक है, तो ये सब में लगाती है आरबीआई, थोड़ा थोड़ा। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो आरबीआई इन्वेस्ट इट्स फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, वो उसको 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग टाइम, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में लगाती है, सेंट्रल बैंक्स में लगाती है, कमर्शियल बैंक में अपना पैसा लगाती है, फॉरेन बैंक्स में लगाती है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग सोवर्न एंड क्रेडिट बैंक्स उसमें लगाती है पैसा अपना, अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, सब में लगाती है, आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइन ऑफ क्रेडिट, तो इसमें बताना है कौन सा लाइन ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग क्या सही है। तो इट इज इशूड बाय वन बैंक टू अनदर, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, इट इज इशूड बाय बैंक वन बैंक टू अनदर, दिस इज रॉन्ग। सेकंड आप बताइए, आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज रोक के, इट इज इशूड मैनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इट इज अ प्री अमाउंट दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लैंड, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इट इज अ प्री सेट अमाउंट होती है जो बैंक एग्रीड कर जाता है लैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक कंपनी को लोन लेना है, तो बैंक से, तो बैंक को एग्री कर जाता है एक कंपनी को लोन देना है, मतलब 10,000 करोड़ 10,000 रुपये का लोन देना है। ठीक है, तो उसमें से क्या है, ए उस लाइन ऑफ क्रेडिट में से ये 10,000 रुपये का लोन उठा सकता है कभी भी जब चाहे। तो जितना यूज करे, जैसे मान लीजिए उसने 4,000 रुपये ए ने यूज किए, तो वो 4,000 रुपये पे ही क्या है इंटरेस्ट देगा। तो द कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट फॉर विच द लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बीन इशूड। इशूड नहीं है, यहाँ पे यूज होता तब ये सही होता, तो यहाँ पे यूज होता तब ये सही होता। तो इसका ये क्या है, जितना यूज करेगी उतने भी इसको इंटरेस्ट देना है। लाइन ऑफ क्रेडिट इज प्रीसेट अमाउंट ऑफ द मनी दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लोन। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, महल चेक से पैसे लेके भाग गया था, उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, क्या ये बैंक गारंटी की फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट? होपफुली आपको पता होगा। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी है ये। ठीक है, दिस इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इट इज एश्योरेंस दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट इज एश्योरेंस दैट बायर्स की जो पेमेंट है वो सेलर, बायर्स की जो पेमेंट है वो सेलर टाइम पे दे देगा। ठीक है, इट इज अ लेटर इशूड बाय ए बैंक दैट द बैंक हैज एग्रीड टू लैंड, ये इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। इट इज अ लेटर इशूड बाय द बैंक दैट बैंक हैज एग्रीड टू लैंड, दिस इज आल्सो करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, बी 1 and 2 बैंक। तो लेटर ऑफ क्रेडिट पहले देखते हैं क्या होता है, ठीक है, फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में मान लेते हैं एक कंपनी ही बाहर से फॉरेन से कुछ इंपोर्ट कराती है, ठीक है, उसको बी है बायर से इंपोर्ट कराएगी, ठीक है, तो उसको ए को बी को पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये कुछ सामान मंगवाती है यहाँ से, मान लेते हैं लैपटॉप मंगाया है, लैपटॉप इंपोर्ट किए हैं, तो उसके लिए इसको पे करना पड़ेगा।
ये पे मान लेते हैं, इमीडिएटली तो कोई पे नहीं करता है, मान लेते हैं 2 महीने बाद करना पड़ेगा, ठीक है, 2 महीने बाद मान ले पेमेंट करना पड़ता है। तो बी ए को माल तभी भेजेगा, लैपटॉप्स तभी भेजेगा जब उसके पास एश्योरेंस होगी कि ए पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ए पेमेंट करने के लिए कुछ गारंटी देता है, ठीक है। तो वो गारंटी क्या होती है, बैंक के पास जाता है, ए अपना बैंक के पास जाता है, वहां से वो बैंक से गारंटी लेता है कि वो इससे पेमेंट कर देगा। नहीं तो क्या है, बैंक ए के बिहाफ पे गारंटी देता है कि वो क्या है, ए पेमेंट कर देगा, नहीं तो मैं बैंक खुद पेमेंट कर देगा। ए यदि पेमेंट नहीं करता है तो बैंक पेमेंट कर देगा, क्योंकि ए के बी के पास अकाउंट है, एसेट्स है, बहुत सारी चीजें देख के ही ये गारंटी देता है बैंक। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है ये बैंक। तो उसको जो गारंटी को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, ठीक। तो बैंक, तो ये स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इट इज ए लेटर इशूड बाय अ बैंक दैट ए कंपनी हैज एग्री टू लैंड। नहीं, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, बाय ए बैंक टू द बैंक नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये देखो, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए लेटर फ्रॉम अ बैंक guaranteeing that a buyer payment to a seller will be received on time and for the correct amount. In the event the buyer is unable to make the payment, the bank will require to cover the full or remaining amount of the purchases. उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टीजर लोन। रिगार्डिंग टीजर लोन, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, इट इज अ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, टीजर लोन क्या होता है, बेसिकली टीजर लोन होता है होम लोन होता है, होम लोन, ठीक है। इसके अंदर होम लोन के अंदर क्या होता है, होम लोन जनरली क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लोन होते हैं, दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स। इसके अंदर टीजर लोन के अंदर क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% बहुत कम रखी जाती है, बाद में क्या है, मान लेते हैं 1 साल तक, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। बाद में यानी कि 5 साल के लिए लोन दे रहे हैं या 10 साल के लिए 10 साल के लिए लोन दे रहे हैं, तो पहले 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट है इस लोन पे वो बहुत कम रखते हैं, 1 से 2% रखेंगे, बाद में जाके वो बढ़ा देते हैं, 9 से 10% इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंटरेस्ट वेरी करता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद में पहले इनिशियली क्या है, कम रेट पे देते हैं, बाद में इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है इस लोन पे वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये होम लोन्स होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वाले। अब अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट, दिस इज करेक्ट है, ये फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट है, इसमें फिक्स्ड रेट होता है कुछ, बाद में फ्लोटिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स, तो होम लोन्स है, ये बिग टर्म लोन होंगे, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, लॉन्ग टर्म लोन होंगे। These loans are banned by RBI. These are not banned by RBI. These loans are not banned by RBI. Third is wrong. Answer is first, and first is only correct. A for Agra. तो टीजर लोन्स 2009-10 में SBI ने इंट्रोड्यूस किए थे, बाकी मैंने समझा दिया, आप पढ़ सकते हो उससे खुद से। टीजर लोन पे जो इनिशियली कम होता है फिर बाद में उसको ज़्यादा होता है, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की भी होता है, तो इसके लिए क्या होता है, प्रोविजनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो टर्म प्रोविजनिंग क्या होती है, ये पता होगा सबको, प्रोविजनिंग का पता ही होता है, तो अटेम्प्ट कीजिए। It is a loss that the bank can occur to the sale of the bad asset. It is a loss that the bank occur on the sale of bad asset. उसको तो हेयर कट बोलते हैं, हेयर कट। ये क्या है, हेयर कट है। बैड एसेट बेच देगी तो उसको हेयर कट मिलेगा, ठीक है। It is the amount of the fund that the bank need to set aside when the loan turn NPAs. This is correct. तो प्रोविजनिंग यही होती है कि बैंक को कितना कुछ फंड रखना पड़ता है। यदि हम कितने का 100 रुपये का लोन लेते हैं, 100 रुपये का लोन बैंक ने दिया है, बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया है, तो उसमें उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 70 रुपये। यदि प्रोविजनिंग PCR 70 का है तो 70 उसमें से 70 रुपये उसको साइड में रखने पड़ेंगे कि नेट एसेट, बैंक की जो नेट एसेट और प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा बैंक का, उसमें से 70 रुपये वो क्या है, 100 रुपये का लोन दे रही है, तो 70 रुपये उसको अलग से रखना पड़ेगा कि ये जब एनपीएस टर्न होगा तो उससे पैसे से काम चला जाए, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ द फंड दैट द बैंक नीड टू सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न इनटू एनपीएस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रोविजनिंग मींस दे टू सेटिंग असाइड ए सेपरेट कीप इसका एक सेपरेट रिजर्व रखा जाता है और प्रोवाइड सम फंड टू कवर अप इट्स लॉसेस देन व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग, ठीक है। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी होता है एक। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है, PCR इज इक्वल टू it is a prescribed percentage of funds to be set aside by the bank for covering the prospective losses due to the bank bad loans, ठीक है। if the provisioning coverage is 70% है for a particular category of loan, then the bank has to keep set aside 70% of those loan out of its profit, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन। तो द टर्म सिक्योरिटाइजेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज इट। तो इसके अंदर सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, अटेम्प्ट कर लीजिए प्लीज। ये होता है पुलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर जो बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि ईटीएफ के अंदर बहुत सारे क्या है, हम शेयर को क्या है पुल करते हैं। जो कंपनी ऐसी होती है जो परफॉर्म नहीं कर रही होती है, उनके शेयर हम क्या कहते हैं, ईटीएफ में डाल के बेच देते हैं। ईटीएफ में डाल के बेच देते हैं, जैसे भारत 22 हम पढ़ चुके हैं, वो उसके अंदर हम क्या है पूल करते हैं बहुत सारे को। उसी तरह से इसमें क्या है पूल किया जाता है और उनको एक नया ब्रांड नेम से बेचा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। पूलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कॉल्ड एज दिस। दैट इज ईटीएफ वाला भी क्या है, एक टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ही है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज प्रोसेस, दो हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे आंसर है। डन। कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कैपिटल एडुकेशन रेशियो इज द अमाउंट दैट द बैंक हैव टू मेंटेन in a form on their own funds to offset any losses that the bank incur if the amount holders fails to repay dues। तो ये वो फंड होता है that the bank has to maintain in the form of their own funds, उनके अपने फंड्स के रिगार्डिंग रखना पड़ता है to offset any loss जो कि बैंक का अनपीएल हो जाएगा या फिर टर्न हो जाएगा, बैंक फेल हो जाएगा, तो उसमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, CR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। नो, इसमें आरबीआई डिसाइड करता है कितना रखना पड़ता है। तो बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर ये सब कुछ डिसाइड होता है। बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर ये सारा डिसाइड होता है कि कैपिटल एडुकेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर आपको पहले पता ही होगी, ठीक है। इसका आंसर ए फॉर आगरा है। तो आरबीआई बेजल थर्ड के अंदर कितना है, 11.5% रहता है। इसके अंदर बेजल वन के अंदर टायर वन कैपिटल होती है, टायर वन कैपिटल में कितना होता है, 9.5% होता है। टायर टू कैपिटल के अंदर कुछ रखना पड़ता है, टायर टू में कितना होता है, 2% होता है। टायर टू कैपिटल कितनी होती है, 2%, ठीक है। तो बेजल थ्री के बारे में आप अलग से पढ़ना। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द बैंक कैपिटल टू द इट्स बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय रेशियो रिस्क वेटेड एसेट। बैंक के रिस्क, बैंक की कैपिटल डिवाइडेड बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट। तो बैंक के जो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं उनकी रिस्क का एवरेज लिया जाता है, तो उसे निकाला जाता है। बेजल थर्ड नॉर्म के अंदर 11.5% है, दिस इज करेक्ट। देन एडिशनल टायर वन बॉन्ड रिगार्डिंग अगला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, तो बताना है 81 बॉन्ड क्या होते हैं, 81 बॉन्ड्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अंडर द बेजल थर्ड नॉर्म्स। तो हमने क्या देखा था, बेजल थर्ड के अंदर क्या है, बेजल थर्ड के अंदर 11.5% के अंदर रखना होता है, 11.5 के अंदर रखना होता है। उसके अंदर टायर वन कैपिटल होती है, टायर टू कैपिटल होती है। टायर वन वाले के अंदर 81 बॉन्ड भी इंक्लूड होते हैं टायर वन कैपिटल के अंदर। तो दिस इज करेक्ट, दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अंडर द बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो बॉन्ड आपको सभी को पता है, एडिशनल टायर बॉन्ड वन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दीज आर परपेचुअल इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, परपेचुअल होते हैं नेचर का, यानी कि इन पे कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, दे हैव नो मैच्योरिटी पीरियड। दिस इज अगेन करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स हैं वो परपेचुअल नेचर के होते हैं, इन पे एडिशनल कोई नो मैच्योरिटी होती है। तो कंपनी इनको जब चाहे, जब कंपनी में जब भी कोई लॉस होता है, तो यदि एसेट्स का उसमें गड़बड़ी जाती है, तो उसमें सबसे पहले ये लोन कंपनी चाहे तो इनको बंद कर सकती है। इस पर इंटरेस्ट रेट पे, इन बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। कंपनी जब चाहे तो इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, जब उनका प्रोविजनिंग है वो सब कुछ बढ़ जाए, तो थोड़ा एसेट खराब चले जाए, एनपीएस बढ़ जाए, तो एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स को कंपनी बंद भी कर सकती है। तो बैंक चाहे तो बंद कर सकता है उनको, कंपनी क्या बैंक, ठीक है। दे आर परपेचुअल इन नेचर, हैव नो मैच्योरिटी, दे कैन बी रिटर्न डाउन इन केस ऑफ द बैंक फेलियर। तो इनको रिटर्न किया जाता है बेस्ट फेलियर में। आरबीआई ने भी पीएमसी को किया था ऐसे, इसलिए न्यूज में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है। एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स क्या होते हैं, दे हैव सेवरल अनयूजुअल फीचर्स होते हैं विच मेक देम नॉर्मल देम। तो ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, इन पे इंटरेस्ट रेट भी क्या है, ज़्यादा मिलता है, ठीक है। दे आर परपेचुअल एंड कैरी नो मैच्योरिटी डेट एंड दे कैरी कॉल ऑप्शन, यानी कि बैंक उनको कॉल कर सकता है कभी भी, 5 साल 10 साल जब चाहे बैंक उसको कॉल कर सकता है। उन पे केवल इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। कोई इसमें कोई वो नहीं पे किया जाता, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में पे नहीं की जाती है।
बैंक इशूइंग द AT1 बॉन्ड कैन स्किप इंटरेस्ट रेट को भी स्किप कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर ईयर और इवन रिड्यूस द बॉन्ड की फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर सकता है, प्रोवाइडेड कैपिटल रेशियो जो हमने देखा था CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे जाए तो उसको किया जा सकता है। दीज थ्रेशोल्ड आर स्पेसिफाइड इन दी, जब ऑफर किए जाते हैं ये बॉन्ड तभी उसको स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। तो RBI कहता है कि यदि कोई बैंक पॉइंट ऑफ नॉन वाइबिलिटी है यानी कि उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है बैंक को, तब इन बॉन्ड को राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो इन पे इंटरेस्ट रेट होता है AT1 बॉन्ड पे हायर होता है, ठीक है। एंड ये हम सब कुछ देख चुके हैं। एडिशनल टायर 1 कैपिटल 11.5 का ये हिस्सा होते हैं बेदल नॉर्म थर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसे डाले थे, तो वो कैसे डाले थे उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट विल इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बैंक। तो बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने क्या देखा था, बैंक की कैपिटल है, बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट, तो यही तो रहा बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इज इक्वल्स टू CAR, ठीक है। जब गवर्नमेंट पैसे डालती है इसमें, बैंक में कैपिटल डाल दिया, पैसे डाले हैं, तो उसमें क्या है, बैंक की कैपिटल बढ़ गई है तो इट विल इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज करेक्ट। तो गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, दिस इज आल्सो करेक्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट बोरो करती है मनी से, बैंक से, दिस इज करेक्ट। गवर्नमेंट विल पुट मनी एज ए क्रेडिटर, नहीं, गवर्नमेंट इसमें डेबिटर की तरह पैसे डालती है। इट विल प्रोवाइड सेफ्टी टू डिपॉजिटर, यस, ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सेफ्टी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसको देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे होता है। तो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से बोरो करती है मनी बाय इशूइंग देम बॉन्ड। तो बैंक गवर्नमेंट क्या है, बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी और बैंक से क्या है, पैसे लेगी। फिर वो पैसे क्या है, वही पैसे गवर्नमेंट क्या है, उन्हीं बैंक में क्या है, गवर्नमेंट ऑन करती है बैंक्स को, तो उसमें क्या है, शेयर होल्डर की तरह है, वो पैसे लगाती है और उससे वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिटर की तरह से वो लोन लगाया जाता है, बॉन्ड्स की तरह। नाउ दिस मनी और कैश गवर्नमेंट विल बी पुट इनटू द कैश ऑन एज ए ऑनर, दिस इंक्रीजेस द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये हमने देख चुके हैं सब, ठीक है। आप पढ़ सकते हो इसको सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग LRS स्कीम ऑफ RBI, ठीक। तो ये कहता है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल ओनली, नॉट कंपनीज। तो ये इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि कोई भी बंदा वो $2,50,000 $2,50,000 बाहर भेज सकता है। जैसे कि हमें स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन के लिए बाहर जाना, अब्रॉड जाना पड़ता है, बाहर में हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन खरीदना चाहें तो वहाँ पे भी खरीद सकते हैं, बाहर से एसेट जैसे कि हमें कुछ मंगवाना है तब भी उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, $2,50,000 पर पर्सन पर ईयर भेज सकता है, ठीक है। एक साल में इतना पैसे हम भेज सकते हैं डॉलर में, ठीक है। तो इट इज़ एप्लीकेबल, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज के लिए नहीं है एप्लीकेबल है ये स्कीम, दिस इज करेक्ट। इट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों ही के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम जमीन भी खरीद सकते हैं, रेमिटेंसेस भी मंगवा सकते हैं, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे कोई रह रहा है तो मेडिकल हेल्थ के लिए भी दे सकते हैं। एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट परमिटेड इन दिस स्कीम, इसके अंदर क्या है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहाँ से डॉलर खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन दिस लिबरलाइज LRS स्कीम के अंदर। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है, तो ठीक है। तो फॉरेन, दिस इज आल्सो करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग हमने देखा है कि अलाउ नहीं है, नॉट परमिटेड इन दिस, करेक्ट। तो ये सही हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सभी देशों के साथ नहीं भेज सकते हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं, जो हमने देखा था, देख चुके हैं ऑलरेडी हम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स IR वाले में देख चुके हैं। वहाँ पे अनसेसिटी जो नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज होते हैं, यानी कि जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग दे रहे हैं, उन कंट्रीज में अलाउड के नहीं किया जाता है इसको भेजना। तो ओनली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो कंट्री अलाउ जो कोऑपरेट करते हैं उनको वहाँ पे कंट्री हम सेंड कर सकते हैं पैसे, ठीक। 2004 में RBI लेके आए थे, इंडिविजुअल को रेमिट और सेंड करने के अलाउ करता है मैंने इसको। 2,50,000 ओवरसीज है, वो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में ही भेज सकते हैं, ठीक है। एंड तो फॉरेन एक्सचेंज में ये ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग FDI इन इंडिया।
तो एफडीआई इन इंडिया कैसे हो सकती है? एफडीआई में क्या है, फॉरेन कंपनी पैसे लगाती है। एफडीआई में क्या होता है, फॉरेन कंपनी है कोई, मतलब फॉरेन कंपनी है, जैसे कोई फॉरेन की स्टील कंपनी है, तो वो क्या है, इंडिया की कोई कंपनी है, उसमें शेयर्स, उसमें पैसे लगाती हैं, उसमें क्या है वो पैसे लगाती है, या फिर टेक्नोलॉजी भी लेके आ सकती है, यहाँ से वो इंडियन कंपनी होगी कोई, जैसे कि टाटा है, ठीक है, तो टाटा स्टील है, तो उसमें क्या है वो पैसे लगाएगी, और यहाँ से वो उसका क्या है, उसमें सम पैसे लगाएगी, तो उसमें शेयर खरीदेगी, पैसे लगाएगी, तो वहाँ से वो टेक्नोलॉजी भी ला सकती है, शेयर भी खरीद सकती है, ठीक है, ओनरशिप भी कर सकती है। तो यहाँ पे वो सेक्टर स्पेसिफिक ही होती है ये, ठीक है। तो ये कैसे कैसे थ्रू हो सकती है एफडीआई इन इंडिया, ये देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे और सारी बातें। तो ये सब्सिडरी में कर सकती है, दिस इज करेक्ट। ज्वाइंट वेंचर में किया जा सकता है, एफडीआई इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी है वो कैसे हो सकती है, सब्सिडरी बना के कर सकती है, इंडिया में ज्वाइंट वेंचर बना सकती है इंडियन कंपनी के साथ, एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स, शेयर एक्वाइज कर सकती है इंडिया के अंदर, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कोई लेना देना नहीं है इससे, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से एफडीआई नहीं आता है, तो फर्स्ट 3 आर करेक्ट। तो इसका आंसर है सी फॉर कलकत्ता, देखते हैं, ठीक। तो एफडीआई हैपेंस इन 3 वेज, 3 तरीकों से हो सकता है, यदि एक फॉरेन कंपनी परचेज कर ले शेयर इन इंडियन कंपनी, ठीक। ए फॉरेन कंपनी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कंपनी कैन एस्टेब्लिश द ज्वाइंट वेंचर, कंपनी भी बना सकती है फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर। तीसरा है वो एक सब्सिडरी बना सकती है अपनी, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी है वो अपनी एक सब्सिडरी बनाएगी इंडिया में, जो इंडिया में डिसीजन लेगी, सारे इंडिया में ही काम करेगी। तो एफडीआई इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू परचेज डेब्ट सिक्योरिटीज, नहीं खरीद सकते वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेब्ट सिक्योरिटीज है, वो एफडीआई इन्वेस्टर्स नहीं खरीद सकते। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो खरीद सकते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस क्या है? एफडीआई के अंदर क्या है, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है, यदि 10% से कम आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, एफडीआई माना जाएगा। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो उसमें लेस देन 10% से इन्वेस्टमेंट है, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है 10% से, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है, उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये एफपीआई में मेनली क्या होता है, वो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, मेनली इन दी सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि शेयर्स है, गवर्नमेंट शेयर्स है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मार्केट में भी लगा सकती हैं एफपीआई, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। एफडीआई है वो केवल प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म पैसे लगाती है ये लोग, तो यहाँ से ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल पे भी ये फोकस करते हैं, ठीक है। दैन ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी से बढ़ाने का रिवार्ड इंक्लूड एफडीआई में इंक्लूड किया जाता है। इसमें केवल है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो शेयर में पैसे लगाता है, और शेयर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है वहाँ से वो, जैसे कि यूके में कुछ 5% इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, इंडिया में उसको 7% मिल रहा है, तो ये जो 2% का डिफरेंस आता है वहाँ से वो क्या है पैसे कमाता है 2% वाले इंटरेस्ट रेट से, और फिर वो कभी भी आउट हो जाता है, इंडियन मार्केट से एग्जिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे केवल वो सेकेंडरी मार्केट में लगाता है, 10% से लेस वाला इसमें एफपीआई में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो एफडीआई मेनली इन्वेस्ट इन फिजिकल एसेट, दीज आर इन फाइनेंशियल एसेट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट और सब में पैसे लगाता है, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा, एफडीआई ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि वो पैसे लेके आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंडियन कंपनीज में कंपनी बना के ऑपरेशन भी कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। दैन इट इज़ अनस्टेबल है, उसमें कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को हॉट मनी बोला जाता है, ठीक है। तो एफडीआई में क्या है, वो शेयर कंपनीज के मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। एफपीआई वाला वो थोड़ा पैसिव रहता है, क्योंकि वो शेयर मार्केट में ही रहता है, वो कंपनी के ऑपरेशन में ध्यान नहीं देता है। तो एफडीआई क्या है, जनरली लेस फ्लेक्सिबल होता है, एफपीआई मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये देखोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो ओनली इन इक्विटी, शेयर एंड ओनरशिप इन कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड डिबेंचर, इन सब में पैसे लगा सकता है फॉरेन एफडीआई में। एफपीआई में क्या है, इक्विटी और डेब्ट में ही पैसे लगाते हैं वो लोग, बहुत इट कैन इन्वेस्ट इन बोथ इन दी इक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है। तो ये प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाते हैं, ओनली थ्रू द एफडीआई इज ओनली थ्रू दी प्राइमरी मार्केट, ठीक है, एंड एफपीआई इज बोथ थ्रू द सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट। तो इसमें क्या है, एफडीआई में जनरली न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं, और न्यू कैपिटल और मनी इंडिया के अंदर आता है, कंपनी इन्वेस्ट इन द न्यू फैक्ट्री मशीन्स के अंदर इन्वेस्ट की जाती है। एंड एफपीआई के अंदर हमने देखा था ओनली द ओनर चेंजेस द हैंड, यानी कि शेयर उसमें चेंज करते हैं, न्यू इसमें कोई कैपिटल नहीं आता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है एफपीआई में। दैन द फॉरेन इन्वेस्टर्स परचेजेस द लार्ज, तो एफडीआई के अंदर क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स दे परचेजेस द लार्ज शेयर होल्डिंग एंड अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसको डिसीजन भी लेते हैं, यानी कि एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, हमने अभी देखा है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर जनरली परचेज द स्मॉल शेयर होल्डिंग खरीदेंगे, वो शेयर खरीदता है और उसके पैसे कमा के भाग जाता है, ठीक है। दैन
फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई में क्या होता है, तो दे ट्राई टू मेक ए कंपनी प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी लेके नई नई टेक्नोलॉजी लाके जो पुरानी कंपनी होती है उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है, टारगेट शेयर प्राइस को टारगेट करते हैं, इसमें जो शेयर में जितना फायदा मिलता है उसको लेके भाग आते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होता है शेयर मार्केट में। तो एफडीआई क्या आता है, सेक्टर स्पेसिफिक होती है, जैसे यूएस की स्टील कंपनी है वो इंडिया की स्टील कंपनी में ही लगा रही है, तो ये जनरल मार्केट में होता है। एफडीआई इज इन जनरल कैपिटल मार्केट, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। तो एफडीआई हमने देखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या है, जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है एफपीआई में। तो गवर्नमेंट स्पेसिफाई लॉक, तो एफडीआई के लिए लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है एफपीआई के लिए, कोई लॉक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हैपन ओनली थ्रू द प्राइमरी मार्केट, हमने देखा इट इज मेनली थ्रू द प्राइमरी मार्केट से ही होते हैं। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट मेनली थ्रू प्राइमरी मार्केट, अभी हम देख लिया, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज अबाउट इक्विटी सिक्योरिटीज, दिस इज आल्सो करेक्ट, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैन हैपन थ्रू कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी कि कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड जिसके पीछे क्या होता है, डिबेंचर में क्या है, कोई एसेट नहीं होता है, और बॉन्ड में क्या होता है, एसेट की बैकिंग होती है। बॉन्ड है एसेट बैकिंग, देयर इज नो एसेट बैकिंग ऑन डिबेंचर। डिबेंचर को बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय, तो उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। इसको बॉन्ड डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, शेयर या इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल, ठीक। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो एफडीआई है वो दो रूट से इंडिया के अंदर आ सकती है। एफडीआई कैन कम थ्रू द टू रूट्स, दैट इज गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। तो मोर देन 80% है, 90%, 95% है वो गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट से आती है, एंड कुछ एक सेक्टर में हमें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट रूट्स में। तो गवर्नमेंट रूट्स में क्या इसमें आते हैं, जो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज है उनके थ्रू आते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी एप्लीकेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के अंदर आती है, तो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट डिपार्टमेंट है उसको प्रपोजल को देखता है। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये सब इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट आती है, तो वहाँ पे फिर उसका मिनिस्ट्री और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसको देखता है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के अंदर फिर वो अप्रूव करता है। इस दोनों ही केस में किसी है गवर्नमेंट या ऑटोमेटिक रूट में, यानी कि उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। तो क्या है, तो कोई भी प्रोजेक्ट जिसका वैल्यू क्या है 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो, इन दोनों में से भी गवर्नमेंट रूट या फिर ऑटोमेटिक रूट से, तब उसको क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसकी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एफडीआई कौन कौन से सेक्टर्स में अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन कौन से है, लॉटरी बिजनेस में नहीं अलाउड है, गैम्बलिंग में नहीं है, चिट फंड में नहीं है, कैसिनोज में नहीं है, बैटिंग में नहीं है, निधि फंड में नहीं है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआरएस में नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, इन सब में क्या है, एफडीआई अलाउ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये नोट कर लेना है अलग से इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो एफपीआई इज मेनली इनटू सेकेंडरी मार्केट, हम देख चुके हैं। एफपीआई को हॉट मनी भी बोलते हैं, फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये हमने अभी देखा है कि ये सेकेंडरी मार्केट में होती है, दिस इज करेक्ट। तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट में हैपन थ्रू प्राइमरी मार्केट, यस, ये प्राइमरी मार्केट से भी हो सकती है, दोनों में होती है, ठीक है। दे कैन इन्वेस्ट इन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, तो एफपीआई दोनों में डेब्ट और इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेनली शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो डेब्ट में करते हैं तो डेब्ट में भी कर सकते हैं और इक्विटी में दोनों में कर सकते हैं शेयर्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली था, हमने देखा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इसके बाद में कंट्रैक्ट, इसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कंट्रीज अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई, सबसे ज्यादा एफडीआई किस में आता है, यूएस में आता है, फर्स्ट रैंक यूएस की है, सेकंड किसकी है, चाइना की है, ठीक है, यूएस की। जो कंट्री अट्रैक्ट करते हैं एफडीआई, यूएस, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, पांचवें पे इंडिया की है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट एफडीआई जिस कंट्री के अंदर आता है वो इंडिया है, ठीक है। एंड इंडिया हैज रिसीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $80 बिलियन इन 2020-21 के अंदर आया था, अभी 84 के करीब आया है, ठीक है। टॉप एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया कितने हैं 2020-21 में, कौन सा 2020-21 में कौन सा था, सिंगापुर था। तो ये डेटा 2020-21 का है, सिंगापुर था, 2020-21 में सिंगापुर था, दूसरे पे यूएस था। एंड टॉप एफडीआई सोर्स बिटवीन 2000 से 2019 के बीच में कौन रहा है, मॉरिशस रहा है इंडिया के अंदर टॉप एफडीआई का सोर्स। दैन सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में एफडीआई आ रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आ रही है फर्स्ट, सेकंड किस कौन सा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से सेक्टर्स में आ रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा आ रही है एफडीआई, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है। तो थर्ड है वो स्टेट्स अट्रैक्टिंग दी हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज, कौन सा है, सबसे ज्यादा गुजरात में आई है, दूसरे में महाराष्ट्र में आई है, ठीक है।
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 2020-21 का डाटा है 2020-21 में, ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप आराम से। मैं इसको हटा देता हूं तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर मोर वोलेटाइल देन एफडीआई। दिस इज करेक्ट, हमने अभी देखा है एफपीआई इज मोर वोलेटाइल देन एफडीआई। देन सेकंड स्टेटमेंट इज एफडीआई इन्वेस्टर कैन इजीली सेल देयर होल्डिंग्स एंड क्विट द मार्केट। नहीं, इसके लिए लॉक इन पीरियड होता है, गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। थर्ड स्टेटमेंट इज फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर सेक्टर स्पेसिफिक। ये रॉन्ग है, ये एफडीआई के लिए करेक्ट है। एफडीआई आर सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, दिस इज रॉन्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज जनरल टारगेट द कैपिटल मार्केट। एफडीआई इन जनरल टारगेट द कैपिटल मार्केट, नहीं, ये भी रॉन्ग है। एफपीआई टारगेट करता है इन जनरल, तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो सेकंड रॉन्ग होगा, तो कौन सा नहीं हो सकता? फर्स्ट करेक्ट है, तो ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो एफडीआई के लिमिट्स में डिफरेंट चेंज किए गए थे। डिफेंस सेक्टर में कितनी अलाउड है? डिफेंस में कितनी अलाउड है? 74% है, ठीक है, 74% इज अलाउड, ठीक है। एंड 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, 49% इज अंडर ऑटोमेटिक रूट, 100% अंडर गवर्नमेंट रूट। 75% FDI limit in defense production has been raised to 75% from the existing 49% under automatic rate से। ऑटोमेटिक रूट से कितनी होगी? 74% होगी है, और ऑटोमेटिक रूट से 74% है, और गवर्नमेंट रूट से 100% है डिफेंस में। टेलीकॉम सेक्टर में कितनी है? अंडर द ऑटोमेटिक रूट 100% कर दी गई है टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में कितनी होगी है? ऑटोमेटिक रूट के अंदर 100% होगी है। दैन इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी होगी? 74% होगी ऑटोमेटिक रूट से इंश्योरेंस में एफडीआई। देन 100% एफडीआई इन कोल माइनिंग एंड कोल प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर अप्रूव कर दी गई है। कोल माइनिंग और कोल प्रोसेसिंग प्लांट में 100% होगी है। सच एज प्रोसेस कोल वाज फ्री अर्लियर, एफडीआई वाज ओनली लिमिटेड टू कैप्टिव कंजम्पशन के लिए थी, अब इट अलाउड, अब कोल को हम ओपन मार्केट में भी सेल अलाउ कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। दैन 100% एफडीआई इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट एफडीआई अलाउ किया गया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं थे, अभी बता दिया गया है, तो ये डाटा आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फंड एफपीआई फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैन मैक्सिमम इन्वेस्ट 10% ऑफ इंडियन जीडीपी। ये हमने देख चुके हैं कि लेस देन 10% है वो एफपीआई होता है, ठीक है। कैन मैक्सिमम ऑफ 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो एफडीआई कन्वर्ट माना जाएगा। कैन मैक्सिमम इन्वेस्ट 10% इन इंडियन कंपनी, दिस इज करेक्ट। तो 10% शेयर खरीद सकता है मैक्सिमम। व्हेन ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी इज मोर देन 10% इट इज ट्रीटेड एज एफडीआई, दिस इज आल्सो करेक्ट। बोथ आर करेक्ट हियर, सी फॉर कलकत्ता। गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ वी आर फॉलोइंग कि लेस देन 10% को एफपीआई मानेंगे, मोर देन 10% एफडीआई मानेंगे, ठीक है। तो यदि इफ ए सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम अप टू 10%, ठीक है, इन इंडियन कंपनी एंड ऑल द एफडीआई सेक्टर के लिए जो उसकी लिमिट है वो कितनी है? एक सेक्टर में जैसे कि डिफेंस सेक्टर है तो उसकी लिमिट क्या है? एक सेक्टर में मैक्सिमम 24% ही हो सकती है। इंश्योरेंस का कोई सेक्टर है तो उसमें सेक्टरल कैप है वो 24% है, ठीक है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनी क्या है? अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी को एफटीआई मान लिया जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उसमें एफडीआई की कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट 5% भी इन्वेस्टमेंट करूँ मैं फर्स्ट ईयर में, किसी भी कोई कंपनी 5% इन्वेस्टमेंट कर रही है अनलिस्टेड कंपनी में, तो उसको एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वो कंपनी क्या है? एक साल में 10% से ज़्यादा, 11%, 10% से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर दे एक साल में, नहीं करेगी तो उसको वापस क्या है? एफपीआई माना जाएगा। इन्वेस्टर में बी अलाउड टू इन्वेस्ट बिलो द 10% ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज एफडीआई सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एफडीआई स्टेक इज रेज्ड 10% बियॉन्ड विद इन ईयर। यानी कि एक साल में 10 साल से बढ़ा देगा तो उसको एफडीआई माना, तब मान सकते हैं। बाद में नहीं ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो नॉट रेज टू दिस, देन इसको फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई माना जाएगा फिर इसको, ठीक है। और एक कोई मान लेते हैं जैसे कि लेस देन 10%, एफडीआई किसको माना जाता है? मोर देन 10% माना जाता है। कोई भी कंपनी है वो शुरुआत में ही 15% इन्वेस्ट कर दे एज ए एफडीआई, और फिर वो अपना सेक्टर को क्या है इसको कम कर दे, 15 से मान ले 5% कर दे इन्वेस्टमेंट, तो इसको क्या है तब भी इसको
एफडीआई ही माना जाएगा, ठीक है, तब बाद में भी इसको एफडीआई ही माना जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो इनिशियली एफडीआई की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में ही उसको एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। तो इन ए केस एन एग्जिस्टिंग एफडीआई फॉल्स टू ए बिलो लेस देन 10%, देन इट कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज एफडीआई विदाउट एन ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर इट। अब पीआई वाले में, अनलिस्टेड वाले में उसका ऑब्लिगेशन है। इन पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टर कैन होल्ड द इन्वेस्टमेंट आइदर इन, एक पर्टिकुलर कंपनी में एक इन्वेस्टर है वो आइदर एफपीआई से लगा सकता है या फिर एफडीआई से लगा सकता है, दोनों से पैसे नहीं लगा सकता एक इन्वेस्टर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एफडीआई रिक्वायर्स सेबी अप्रूवल और लाइसेंस। ये तो कुछ है ही नहीं, गलत है, ये तो या तो ऑटोमेटिक रूट से होती है या फिर गवर्नमेंट रूट से होती है। तो एफपीआई रिक्वायर्स सेबी अप्रूवल और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? दिस इज करेक्ट, क्योंकि एफपीआई सेबी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन है करता है? सेबी करता है। तो दिस इज करेक्ट, एफपीआई रिक्वायर, एफडीआई एंड एफपीआई बोथ रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल और लाइसेंस। ये भी गलत है, तो बी फॉर बॉम्बे आंसर है इसका। तो एफपीआई इन्वेस्टर रिक्वायर सेबी लाइसेंस और अप्रूवल की एफपीआई के लिए चाहिए होगी एफडीआई गवर्नमेंट अप्रूवल रूट या फिर ऑटोमेटिक रूट से हम देख लिए हैं, ठीक है। एंड यदि कोई फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर रही है तो उनको इन्फॉर्म करना होता है आरबीआई को बस कि वो उसमें फॉरेन करेंसी और उसमें ट्रांजेक्शन कर रही है, अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्फॉर्म करना होता है उसके बाद में, ट्रांसफर होने के बाद में, ठीक है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफडीआई एंड एफपीआई। तो एफडीआई है दे गेट अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, यदि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो कंपनी अच्छा करेगी, तभी तो एफडीआई उसमें पैसे लगाना चाहेगी। दिस इज करेक्ट, एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय, सेकंड कहता है एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर इंटरेस्ट रेट, यानी कि उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा स्टॉक्स पे ही, और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो उसको फ्यूचर में ज्यादा मिलने की संभावना होगी। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि इंटरेस्ट रेट में जो यूके और इसमें हमने देखा था 2% का है तो उसके आधार पर ही वो पैसे लगाती है। दिस इज आल्सो करेक्ट, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग, दे फंड इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो हमने देखा था किसका आता है, एफडीआई है, एफपीआई है, दे आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, करंट का नहीं कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। एफडीआई, एफपीआई एंड ईसीबी ये सब कुछ क्या है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इससे जो पैसे लेके आते हैं, लेकिन ये जो डॉलर लेके आते हैं वो उससे हम क्या है करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है उसको फाइनेंस करते हैं। दिस इज करेक्ट, तो दे फंड इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट को फंड करते हैं। दिस इज करेक्ट, जो पैसे लेके आएंगे, डॉलर लेके आएंगे, उसका यूज किया जाता है करंट अकाउंट में, ठीक है। दिस इज करेक्ट, दे हेल्प इन अचीविंग द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि कोई भी पीएसयू क्या है वो शेयर इशू करती है तो क्या है उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट को अचीव करने में मदद करेगी। दिस इज करेक्ट, दे आर लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स किस में लगता है, शेयर की वैल्यू पे बढ़ती है तब उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। दिस इज आल्सो करेक्ट, तो उनको शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उनको टैक्स देना पड़ता है। दिस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो एफपीआई कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज अंडर गवर्नमेंट रूट, इसको अप्रूव कौन करता है, गवर्नमेंट रूट के अंदर आती है तो इसको अप्रूव कौन करता है, इसको अप्रूव करता है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री है वो अप्रूव करती है एफडीआई को, अप्रूवल को, ठीक। मोर देन 90% है वो ऑटोमेटिक रूट से हो ही रहा है, जहाँ पे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इसको अप्रूव कर देगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर 5000 करोड़ से ज्यादा आ जाए तो वो किसके पास जाएगा, सीसीए के पास जाएगा। एफडीआई की वैल्यू 5000, ठीक है। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, थ्रो मसाला बॉन्ड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है थ्रो मसाला बॉन्ड कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी। तो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, दीज आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं। एज ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग क्या होती है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के अंदर हम क्या है फॉरेन मार्केट से पैसे उठाते हैं, वहां पे क्या है हम डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड यूज करते हैं, इशू करती है। कोई भी कंपनी है वो क्या है डॉलर डिनोमिनेटेड, ईसीबी के अंदर जो पैसे उठाती है ईसीबी के अंदर तो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे वो इशू करती है। इसमें क्या होता है मसाला बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, यानी कि 70 रुपए का कोई बॉन्ड होगा वो इशू किया जाएगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे, और वहां से क्या है फिर वो रुपीज के अंदर कोई भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, जैसे कि कोई बंदा है वो इन्वेस्ट करना चाहता है मसाला बॉन्ड में, तो वो क्या है वो 70 रुपए का पहले क्या है
₹70 का बॉन्ड खरीदेगा, फिर वो इसको कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा, इसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और हमें क्या है वो किसकी प्राइस देगा, वो डॉलर की प्राइस देगा। तो हमें जो पैसा मिलेगा वो डॉलर में पैसा मिलेगा, परंतु इस बंदे को जो ए को पैसे देना है, ये जो बॉन्ड मसाला बॉन्ड खरीद रहा है, तो ये क्या है, पहले ये ₹70 का बॉन्ड खरीदेगा, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर हमको पैसे देगा, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क है वो इसके पास है, ये एक्सचेंज वाला रिस्क है, यानी कि 70 में खरीदा है तो इसमें डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो एक्सचेंज रेट का रिस्क उसी के पास होगा, तो ए के पास इसका रिस्क लाई करता है। जबकि ईसीबी वाले के अंदर वो हमारे के पास लाई करता है। ईसीबी में क्या होता है, हम ईसीबी में क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉडी में डॉलर रेज करते हैं कोई कंपनी भी, तो यहाँ से क्या ए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या है, डॉलर में इन्वेस्ट करेगा, फिर इंडियन कंपनी को किस में मिलेगा, रुपए में। इंडियन कंपनी क्या है, रुपए मिलेगी, तो जो रिस्क है डॉलर से कन्वर्ट कराने का है, तो वो इंडियन कंपनीज के पास लाई करेगा, मसाला बॉन्ड में उसके पास लाई करेगा, इन्वेस्टर के पास। अभी देखते हैं, ठीक है। थ्रो मसाला बॉन्ड कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी, दिस इज करेक्ट है। हमने अभी देख लिया है कैपिटल को हमारे पास, हमें को जो मिलेगी, हमारी कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो फॉरेन करेंसी यानी डॉलर में ही मिलेगा, ठीक है। तो रीपेमेंट इज मेड ऑन दी इन दी फॉरेन करेंसी, जो रीपेमेंट होगी उसकी वो फॉरेन करेंसी में भी होगी। बाय इश्योरेंस ऑफ द मसाला बॉन्ड द एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो इन्वेस्टर पे हो जाएगा, थर्ड नहीं हो सकता, मतलब थर्ड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड भी है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सेकंड करेक्ट है, रीपेमेंट में इसमें दी जाएगी तो वो फॉरेन करेंसी में दी जाएगी। तो थ्रो मसाला बॉन्ड्स मनी इज रेज्ड फ्रॉम द फॉर अब्रॉड और फॉरेन करेंसी बट बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज, ठीक है। इज अ काइंड ऑफ ईसीबी होता है वेयर दी, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, आप देख सकते हो इसको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द रूपी डेप्रिसिएशन, रूपी डेप्रिसिएशन में को कंट्रोल करने में हेल्प इन, ये मेजर्स हेल्प करेंगे रूपी डेप्रिसिएशन में, ठीक है। ईजिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जितनी ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे तो उसके कारण क्या है, बाहर से हम जितना पैसा उठा सकते हैं उठाएंगे, तो डॉलर खरीदेंगे, डॉलर नहीं खरीद, रूपी डेप्रिसिएशन में कौन सा इनमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ईसीबी करेंगे तो हम क्या है, वहां से पैसा उठाएंगे तो डॉलर की सप्लाई करेंगे, तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, तो करेंसी क्या है, एप्रिशिएट कर जाएगी। तो ईजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ईसीबी फर्स्ट इज करेक्ट। ईजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन रेजिंग रिफंड थ्रू मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, यहां से डॉलर में उठाएंगे तो दिस इज आल्सो करेक्ट। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए आगे। तो थर्ड स्टेप में क्या था, रेस्ट्रिक्टिंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज का इंपोर्ट पे हम क्या है, डॉलर पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हम क्या है उनको पे कर रहे थे डॉलर में, जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी और रुपये का है डिमांड कम हो रहा था, इसके कारण क्या है कम से डिप्रिशिएट हो रही थी, तो दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रिस्ट्रिक्टिंग करेंगे तो दिस इज करेक्ट है, रिस्ट्रिक्ट करोगे तो रुपये अप्रिशिएट होगा, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो रिस्ट्रिक्टिंग द एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एफपीआई इन्वेस्टर है वो इंडिया के अंदर रुपये में इन्वेस्ट करेगा तो रुपये की डिमांड बढ़ाएगा, तो रुपये की डिमांड बढ़ाएगा तो उसको क्या है हमें और प्रमोट करना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज आल्सो, सेकेंड आल्सो करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट है, तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है, सी इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। Through ECB and masala bond, the money is raised in foreign currency, which is then sold in the forex market to purchase the rupees. उसको जो हम फॉरेन मार्केट में फॉरेन करेंसी में डॉलर में खरीदेंगे, फिर उसको हम रुपी को परचेज करेंगे, तो रुपी को परचेज करेंगे तो रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी। Restricting the FDI investment will reduce the supply of dollar, कम हो जाएगी एंड it will have opposite impact। बाकी आप पढ़ सकते हो उसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिफ्ट असीज्ड, तो गुजरात के अंदर जो गिफ्ट असीज्ड बनाया गया है उसमें क्या है वो उसको फॉरेन टेरिटरी की तरह माना जाता है। तो ये जो है गिफ्ट बनाया गया है, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल ट्रांजेक्शन आर इन फॉरेन कंपनी ओनली,
फॉरेन करेंसी ओनली। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है गिफ्ट एफसीजेड के अंदर वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही होते हैं, दिस इज करेक्ट। ये इंडिया के अंदर फॉरेन लैंड की तरह माना जाता है इनको। एफसीजेड वाला है, इसके दो कंपोनेंट है गिफ्ट एफसीजेड के, एक डोमेस्टिक कंपोनेंट है, दूसरा है फॉरेन कंपोनेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो है कोई भी इस एरिया के अंदर गिफ्ट एफसीजेड के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसको माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट को क्या माना जाएगा, एफडीआई की तरह माना जाएगा। ये है वो अब्रॉड की टेरिटरी माना जाएगा, फॉरेन टेरिटरी इसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो करेंसी के अंदर ही होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का ये ओनली प्लेस है, दिस इज करेक्ट। आईएफएससी का कोई डेजिग्नेटेड प्लेस है इंडिया के अंदर है तो वो गिफ्ट एफसीजेड है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ, यानी कि रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं, दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। सो गिफ्ट एफसीजेड क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। इसके दो पार्ट हैं, डोमेस्टिक पार्ट है जहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज में डिनोमिनेटेड होते हैं, और एफसीजेड वाला जो पार्ट है जिसकी हमने पिछले वाला क्वेश्चन है वो गिफ्ट एफसीजेड से ही रिलेटेड है, तो वहां पे क्या है उसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, ठीक है। द जोन कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए द गिफ्ट दिस जोन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज आईएफएससी जोन डिक्लेयर किया गया है। ऑल ट्रांजेक्शन इसमें क्या है फॉरेन करेंसी में होते हैं तो इसको फॉरेन टेरिटरी की तरह इसको माना जाता है। इसमें हम एनी करेंसी एक्सेप्ट रुपीज करेंसी में इसको इन्वेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पहले कंपनीज होती थी वो बाहर जाके पैसे लगाती थी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जाके पैसे लगाती थी, वहाँ पे उसको इंडिया में ही लेके आ गए हैं, तो वहाँ पे पैसे में लगाएंगे तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जगह पर हम गिफ्ट पे पैसे लगाएंगे तो वो उसको ईसीबी की तरह वगैरह वगैरह सारा जो हम वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। आईएफएससी ओनली प्लेस वेयर द ऑफसेट ट्रांजैक्शन आर अलाउड, ठीक है। तो आरबीआई की उसको ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, यदि इसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको आरबीआई उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानेगी, ठीक है, उसको एफडीआई की तरह ट्रीट किया जाएगा जो भी एसईजेड में पैसा लगा रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड, हम देख चुके हैं मसाला बॉन्ड को पहले ही। इट मे बी लिस्टेड इन इंडिया, यानी कि ये किसमें लिस्ट किया जा सकता है, इंडिया में लिस्टेड किया जा सकता है, गिफ्ट सिटी के अंदर, गिफ्ट एसईजेड के अंदर इसको क्या है लिस्ट किया जा सकता है, दिस इज करेक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट। तो इसमें जो हम पैसे रेज कर रहे हैं डॉलर में कर रहे हैं, नहीं इसमें हाँ डॉलर में ही रेज कर रहे हैं, तो पैसे रेज कर रहे हैं तो इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ये इंक्लूड होता है डेब्ट में। इंडिया का डेब्ट है, यहाँ से हम पैसे उधार ले रहे हैं इस टाइप से, तो हमारे पे कर्जा ही है। मसाला बॉन्ड हेल्प इन फाइनेंसिंग द इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होते हैं लेकिन ये हेल्प करते हैं करंट अकाउंट से, हमने देखा है कि यूज किया जाता है उसको फाइनेंसिंग के लिए, आरबीआई किसी चीज़ के लिए यूज कर सकती है इसको। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो आप पढ़ सकते हो इसको। Then next question is regarding fully accessible route. So the term fully accessible route was in news. It is which of the following? Removal of restriction on investment. First statement कहता है it is a removal of restriction on investment in the government. ठीक है, ये नहीं है। Second removal of restriction on FPI investment in corporate bond. ये भी नहीं है। Removal of restriction on FDI investment in strategic sector. ये भी नहीं है। Removal of restriction on इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट फुली एक्सेसिबल रूट के अंदर एफडीआई पे जो इंस्ट्रक्शन लगाया गया है वो होता है बी फॉर बॉम्बे, इट इज ए रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एनआरआईज। ए फॉर आगरा इसका आंसर है, आगरा है ना, हाँ आगरा, ठीक है, बॉम्बे नहीं आगरा इसका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था फुली एक्सेसिबल रूट वाला क्या है, देयर वाज अ सीलिंग ऑन हाउ मच ए फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई हैज रिमूव्ड दिस कैप ऑन दी एनआरआईज पे रिमूव कर दी गई थी, उस वो गवर्नमेंट का जो फुली एक्सेसिबल रूट बनाया उन लोगों ने, वहां पे कोई भी एनआरआई अब कितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है अंडर दिस फुली एक्सेसिबल रूट। तो यहाँ पे देयर इज अ लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट है, अभी भी लिमिट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट है। इसके अंदर क्या है, एफडीआई तो अलाउ ही नहीं है, एफडीआई कैन नॉट बी डन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं कर सकते हैं, एफडीआई को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फिर भी कर सकते हैं। एंड ये क्या होता है, ठीक है। तो फुली एक्सेसिबल रूट में क्या है, एनआरआईज को जो लिमिट थी वो रिमूव कर दी गई थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे उनको कैप थी वो, तो ये एनआरआई से रिलेटेड है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फैंटम कैपिटल। फैंटम कैपिटल क्या होता है, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। फैंटम कैपिटल क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करती है तो वो क्या होती है, सेल कंपनी बनाती है जिसके थ्रू पैसे पास होते हैं। तो सेल कंपनी बना के वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। फॉरेन की कंपनी मतलब इंग्लैंड की कंपनी है तो वो पहले एक सेल कंपनी बनाएगी, फिर वो उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैंटम कैपिटल, क्योंकि यहाँ से सेल कंपनी से ही आता है ये सब कुछ। तो वो केवल कैपिटल ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। तो इट इज़ ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है फैंटम कैपिटल। तो इन प्रैक्टिस एफडीआई इज क्या होता है, एफडीआई इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिटवीन द फर्म बिलोंगिंग टू द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप। मच ऑफ इट इज अ फैंटम कैपिटल होती है, ठीक है। इट मींस दैट इन्वेस्टमेंट दैट पास थ्रू द एम्प्टी कॉर्पोरेट सेल्स से पास होते हैं। एफडीआई जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये जो स्पेशल पर्पस एंटिटीज होती हैं उनको से पास होते हैं, ठीक है। Then consider the following statement regarding the strategic disinvestment of PSUs. तो गवर्नमेंट सेल अप टू द 50%। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कितना भी शेयर तो 25% भी कर सकती है, 50% भी कर सकती है, ठीक है, 75% भी बेच सकती है गवर्नमेंट, परंतु उसमें मैनेजमेंट ट्रांसफर होना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट सेल अप टू 50% ऑफ हायर परसेंटेज शेयर टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। 50% और हायर बेच सकती है, दिस इज करेक्ट। सेकंड, मैनेजमेंट कंट्रोल मस्ट बी ट्रांसफर टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। टर्म स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यूज, तो ये आप पढ़ सकते हो, हमने देख लिया है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इज अ वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन आल्सो, दिस इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई द पीएसयू फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। के लिए पीएसयू कौन आइडेंटिफाई करता है, नीति आयोग प्लस डीपीएम मिलकर आइडेंटिफाई करते हैं। तो डीपीएम किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। डीपीएम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, वो प्लस नीति आयोग मिलकर ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और एफडीआई के लिए जो लिमिट है वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जाती है, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। डन। तो लिमिट्स ऑन एफपीआई पे क्या है, लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल एफपीआई लिमिट ऑन इंडियन सेल कंपनी कैन नॉट बी मोर देन 10%, हमने देख लिया है, ठीक है। तो एग्रीगेट एफपीआई लिमिट ऑन अ सिंगल कंपनी में कितना आ सकता है, सेक्टोरल लिमिट 24%, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। नेट एफपीआई कितना आया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना आया है इंडिया के अंदर। एफडीआई तो हमने देखा तो $80 बिलियन से ज़्यादा आया है, ठीक है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट एफडीआई रिसीवर एंड सबसे ज़्यादा गुजरात में आया था। तो इंडिया सबसे ज़्यादा किस में एफडीआई कौन से कंट्री में इन्वेस्ट करता है, ये आप मेरे को बताओगे, इंडिया कौन से कंट्री में इन्वेस्ट करता है। दैन दिस वाज सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट एफपीआई इन ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 2014-15। 2045 बिलियन डॉलर रिसीव किए थे, तो सबसे ज़्यादा है वो 2014-15 के अंदर सबसे ज़्यादा एफपीआई इंडिया के अंदर आया था। कितना आया था, $45 बिलियन। तो ये सेकंड लार्जेस्ट था जो 2020-21 के अंदर आया था। सबसे ज़्यादा कितने आया, 2014-15 के अंदर आया है, ये याद रख सकते हो आप। तो ये $36 बिलियन आया है 2020-21 के अंदर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और हॉट मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस की थी, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है। पहला स्टेटमेंट करता है फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सर्विस सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी उसका जो पैसा निकालेगी उसका सोशल सेक्टर को फाइनेंस किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम का में उसका पैसा लगाया जाएगा, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है क्रिएटिंग द न्यू स्पेस फॉर प्राइवेट एनवायरमेंट। तो यानी कि इसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को बेच के, कंपनीज को बेच के तो प्राइवेट सेक्टर के लिए नया स्पेस बनाया जा रहा है, दिस इज आल्सो करेक्ट। यानी कि प्राइवेट कंपनी वो ऑपरेशन करेगी अभी। तो थर्ड कहता है कि पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयूज विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब। यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद में पीएसयू गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास पीएसयू के पास ज़्यादा पैसा भी आ जाएगा, तो क्या है वो ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से एफिशिएंटली काम करेगा प्राइवेट। ये माना गया है कि मोर टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, तो ये इसमें सही है। थर्ड भी सही है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर, डी फॉर दिल्ली, ठीक। तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर क्या है, इट इज ए नोडल डिपार्टमेंट। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज ए नोडल डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो गलत है, ये हम डीपीएम प्लस नीति पढ़ चुके हैं। इट इज ए इंटरमिनिस्ट्रियल बॉडी टू आइडेंटिफाई द पीएसयू फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं है, इंटरनेशनल ये ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो इट इज इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाया गया है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसको फास्टन करने के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाया गया है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो इसका ए फॉर आंसर आगरा है,
इतना ही पता होना चाहिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और ये एक इंटरमिनिस्ट्रियल बॉडी है जो कि फास्टन कर देगी प्रोसेस को। यहाँ क्या है, डीपम डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। 2019 के अंदर नई पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। डीपम एंड नीति आयोग मिलकर आइडेंटिफाई करेंगे। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, इंटरमिनिस्ट्रियल बॉडी बनाई गई है जो कि फास्टर कर देगी डिसीजन मेकिंग का रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को, ताकि इससे क्या है दोबारा से बार बार वही चीज़ें नहीं करनी पड़े, सेम चीज़ें ना करनी पड़े, और बाकी जो डिसीजन है वो सीसी के पास नहीं जाए, तो इसके डिसीजन होंगे, डिसीजन मेकिंग क्विक करने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया में कौन सा इंक्लूड किया जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया में कौन सा इंक्लूड किया जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, इंडियंस हैं वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फॉरेन्स के साथ, फॉरेन कंट्री या रेजिडेंट्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम अब्रोड, यानी कोई इंडियंस बाहर से पैसे भेज रहा है तो वो क्या है, इंक्लूड किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये तो इनकम हो रही है ना, इनकम इज इंक्लूडेड, दिस इज करेक्ट। तो गिफ्ट सेंट बाय फैमिली इन इंडिया एंड हिज एनआरआई सन, तो दिस इज आल्सो ए ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिया एंड इंडिया, इंडियन रेजिडेंट एंड इंडियन रेजिडेंट के बीच में है, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड। ये हमने देख चुके हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा है, ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। दोज ट्रांजेक्शन विच हैपन बिटवीन इंडियन रेजिडेंट एंड फॉरनर्स और नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर रिकॉर्डेड इन इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट क्या था, इंडियन रेजिडेंट इज अर्निंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम ए फॉरेन एंटिटी, एंड सेकंड स्टेटमेंट एन इंडियन फैमिली इज गिविंग मनी फ्रॉम एन एनआरआई, सो बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दिस। Then which of the following are the part of the कैपिटल अकाउंट का कौन सा पार्ट है, ये हम देख चुके थे। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जीडीआर इंक्लूड करते हैं क्या, यस, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट है, वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, हम देख चुके हैं, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट भी वो हमारे पे एक लायबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट में कौन से आते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट पे लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्रिएट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में हम क्या है, पैसा उठाते हैं, वहां से लोन लेते हैं, तो वो भी क्या एक लायबिलिटी है। एनडीआर में क्या है, एनआरआई डिपॉजिट कर रहा है कोई, वो भी हमारी जेब पे लायबिलिटी है। दैन गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग। दैन द सिक्योरिटी परचेज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, ऑल ऑफ देम आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोज ट्रांजेक्शन कम अंडर द कैपिटल अकाउंट विच क्रिएट द फ्यूचर ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी और चेंज इन एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। लोन, शेयर, डिपॉजिट, ये सब कुछ है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर बेसिकली द शेयर्स इशूड बाय अब्रॉड, शेयर इशूड अब्रॉड बाय डोमेस्टिक कंपनी है, वहां पे शेयर इशू करती है अब्रॉड में, जीडीआर इशू करती है और वहां से पैसा उठाती है। एनआरआई डिपॉजिट क्रिएट द लायबिलिटी इन इंडिया एंड द बैंक्स एंड द सिक्योरिटी आर बेसिकली द फाइनेंशियल एसेट, ये आसान सेक्शन है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर देयर। तो नेक्स्ट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्या होता है ये हमने अभी देखा है, ठीक है। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, गलत है। इट इज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंक थ्रू डेब्ट पेपर, ये भी गलत है। दे आर ए वे ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, यहाँ से वो पेपर बॉन्ड इशू करके पैसे कमाती है, दिस इज करेक्ट। दीज आर ए वे ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बाय इंडियन कंपनीज। जीडीआर क्या है, दीज आर बेसिकली द शेयर इशूड अब्रॉड बाय डोमेस्टिक कंपनीज, ये गलत है, ये गलत है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है। इट इज ए फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज, इसके बारे में को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज, तो जीडीआर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट और ट्रांजेक्शन का पार्ट है। मसाला बॉन्ड हमने देखे थे कि डॉलर में इंक्रीज कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं मनी, तो दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट बाय इंडिया, परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यस, दिस इज करेक्ट। And NRI deposit in India, this is also correct. All of them are part of this. तो इस क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ, कैपिटल अकाउंट में कौन सा हिस्सा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का हिस्सा क्या है, एनआरआई डिपॉजिट है, वो कैपिटल अकाउंट का है। एनआरआई डिपॉजिट हमने देखा था कि इसका हिस्सा है, तो थर्ड तो होगा ही होगा, थर्ड है, ठीक है, थर्ड इज देयर। परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, सेकंड नहीं होगा, सेकंड इज रॉन्ग, परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। एंड फर्स्ट इज मसाला बॉन्ड है, वो तो है ही है, हम बाहर से पैसे कर रहे हैं तो वो आएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। कैपिटल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो वो तो इसका नहीं आएगा ना, वो कैसे हो सकता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट।
इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। मसाला बॉन्ड में तो हम रेज कर रहे थे मनी, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। डी फॉर दिल्ली। मसाला बॉन्ड आर इशूड आउटसाइड इंडिया एंड मनी रेजिड इन फॉरेन करेंसी, विच इज हम देख चुके हैं सब कुछ कैपिटल अकाउंट में काउंट होता है मसाला बॉन्ड। When NRI depositing the money in Indian bank, then it is a transaction between Indian resident and non-resident Indian created liability on the Indian bank for future, ठीक है। Hence is the capital shift. Import of goods or service whether consumption is there are part of current account। तो ये क्या है, ये हाँ ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस क्या है, फॉरेन इक्विपमेंट हम मंगवा रहे हैं तो क्या है वो किस में जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल भी है, बैलेंस ऑफ सर्विस भी है। तो इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम गुड्स एंड सर्विस लाते हैं, इसमें आल्सो बैलेंस ऑफ इनविजिबल भी है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड है। तो दिस डी फॉर दिल्ली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट का कौन सा हिस्सा है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ट्रांसफर पेमेंट का कौन सा हिस्सा है। तो ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो फ्री दी जाती है, जो किसी को फ्री दी जाती है वो ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा होती है। तो दीज आर द गिफ्ट सेंट बाय द एनआरआई आर इंक्लूडेड, यस। तो इंडियन रेजिडेंट को इंक्लूड करेगा, वो इंक्लूड किया जाता है ट्रांसफर पेमेंट। सेकंड इज द मनी सेंट बाय इंडियन एम्प्लॉय टू हिज फैमिली इन इंडिया व्हिच इज गॉन अब्रॉड टेम्पररी, टेम्पररी गया है तो वो मनी सेंड किया गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट, वो ट्रांसफर कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर देयर। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली, इसका आंसर ए फॉर आगरा है, वन ओनली। इसमें क्या बोला हुआ है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड। ट्रांसफर पेमेंट मींस दैट एनीथिंग फॉर फ्री, स्टेटमेंट एंड द ट्रांजैक्शन between the Indian resident and non-resident Indian is for free or without any work done, ठीक है। So it is the case of the first is that is correct is there. Second statement transaction is between Indian resident and his family in India, तो both are the payment resident, so this transaction is not recorded, तो ठीक है। तो which of the following तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा अब आप बताइए मेरे को, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो गिफ्ट सेंड बाय एनआरआई, तो एनआरआई जो सेंड कर रहा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो अकाउंट आते हैं जो कि इंडियन रेजिडेंट हैं और फॉरेन रेजिडेंट, उनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस, दैट इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या है, गिफ्ट एनआरआई भेज रहा है इंडियन को, तो वो इसमें इंक्लूड है, दिस इज करेक्ट। सेकंड में क्या है, मनी सेंट बाय इंडियन कंपनी, मनी सेंट बाय इंडियन एम्प्लॉय टू हिज फैमिली, यानी कि इंडियन को ही भेज रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। यदि 6 महीने से ज्यादा वो रह लेता, टेम्पररी हो रहा है तो लेस देन 6 मंथ है तो उसको इंडिया का क्या है, रेजिडेंट माना जाएगा। मोर देन 6 मंथ होता है यहाँ से तो उसको हम क्या मान लेते, फिर वो एनआरआई मान लेते हम, फिर उसको इंक्लूड किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर इज ए फॉर आगरा ओनली। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा वरना गलत हो सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद।